अस्सलामुअलैकुम। देवता एपिसोड 228। कोई 40 मिनट के बाद वो सेंट्रल रोड के फुटपाथ पर चल रही थी। वहाँ कितने ही मसाजन बात के प्राइवेट अड्डे थे। बूढ़े रईस और शौकीन नौजवान गर्म पानी या भाप के जरिए गुसल करने आते। गुसल से पहले नौजवान औरतें उनके बदन की मालिश करती। जाहिर है वो इन हालात में पारसा नहीं रहते होंगे। थेल्मा ने एक अड्डे के मुंतजिम से पूछा, मिस्टर टॉम मूरस कौन से बाथरूम में है? वहाँ किसी के प्राइवेट मामला दूसरों को नहीं बताए जाते थे। मुंतजमीन ने पहले कुछ बताने से इनकार किया, फिर मेरे मजबूर करने पर बता दिया। वो बाथरूम नंबर 10 के दरवाजे पर पहुंची। ऐसे दरवाजे अंदर से बंद होते हैं, लेकिन मैंने टॉम मूरस की बेख्याली में दरवाजा उसे खुलवा रखा था। थेल्मा ने अचानक दरवाजा खोलकर देखा तो टॉम एकदम से बौखला गया। वो ऐसी हालत में था कि कहीं मुंह भी नहीं छुपा सकता था। वो गुस्से से बोली, यू चीट, गलाजत के कीड़े, अभी इस वक्त घर में आओ, आज हमारा फैसला होगा। यह कहते ही वो थूक कर चली गई। 1 मिनट बाद वो दोनों मेरे सामने थे। टॉम ने कहा, ठीक है, मैंने जो कुछ किया वो नई बात नहीं है। अपनी औरत जब दूसरे मर्द से इश्क करने लगे तो मर्द भी बाहर जाकर बहकता है। थेल्मा ने नफरत से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने गुनाह का हिसाब कम करने के लिए मुझे गुनाहगार कह रहे हो? मुझे शर्म दिलाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। तुम अब मेरे काबिल नहीं रही हो। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजारूंगा। अरे तुम जिंदगी गुजारने की बात करते हो, मैं 1 सेकंड तुम्हारे साथ रहना अपनी तौहीन समझती हूँ। ऐसी बात है तो फिर निकलो यहाँ से। मेरे घर में क्या कर रही हो? पहाड़ी के नीचे तमाम मुसल्लह अफराद पारस जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है क्या? भूल गई शादी की 25वीं सालगिरह पर तुमने ये मकान मुझे तोहफे के तौर पर दिया था। बाकायदा कोड पेपर पर मेरे नाम रजिस्ट्री कराई थी। अभी यहाँ से नहीं निकलोगे तो वो कागजात लाकर निकलवा कर कानूनी कार्रवाई करूं? तुम मुझे मेरे घर से निकालोगी और इस ओनील के बलबूते पर निकालोगी। मैं अभी तुम्हें सीधा करता हूँ। वो गुस्से से पांव पटकता हुआ दूसरे कमरे में गया। थेल्मा सहम कर बोली, यह कमीना बहुत जालिम है। गुस्से में आता है तो हंटर से मारता है। मैंने कहा, कमजोर मार खाते हैं। मेरा इल्म कहता है तुम शहजोर हो, उससे हंटर छीन कर उसकी पिटाई करोगी। बेशक तुम्हारा इल्म सच्चा है, लेकिन वो हाथ पांव का मजबूत है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही टॉम ने ड्राइंग रूम में आकर शराब की आवाज के साथ हंटर को फिजा में लहराया। फिर थेल्मा की तरफ बढ़ते हुए कहा, मैं औरत और घोड़ी को काबू में रखना जानता हूं। मैं थेल्मा के दिमाग में था, उसका निशाना चूक नहीं सकता था। उसने गुलदान उठाकर टॉम के सर का निशाना लिया। गुलदान ठीक सर पर लगा। वो चलकर उसके पास आई। उसके संभलने से पहले हंटर उसके हाथ से छीन लिया। फिर कुछ फासले पर जाकर हंटर को लहराते हुए उसकी पिटाई करने लगी। वो बचना चाहता था, मैं उसके दिमाग में रहकर बचने नहीं देता था। थेल्मा का कोई हाथ खाली नहीं जा रहा था। टॉम का लिबास फट रहा था, जिस्म पर सुरख निशान पड़ रहे थे। जहां चमड़े का हंटर पड़ता था वहां से खून उबल पड़ता था। टॉम ने कई बार कोशिश की उसके करीब जाए और हंटर छीन ले, लेकिन मैं उसे नाकाम बनाता रहा। आखिर वह चकरा कर गिर पड़ा। थेल्मा पसीने पसीने हो रही थी, हांफते हुए कह रही थी, इसी ड्राइंग रूम में तुमने सैकड़ों बार डॉन को हंटर से मार मार कर लहूलुहान किया। फिर इसी जगह एक दिन डॉन ने हम सब की पिटाई की। आज मैं तुम्हारी खाल उतारी हूं। अपनी जिंदगी चाहते हो तो यहां से भाग जाओ, फिर कभी मेरे दरवाजे पर आओगे तो मुलाजमों से जूते खाकर जाओगे। वह तकलीफ से कराते हुए फर्श पर बैठ गया। ऐसी हालत में वो अपने पांव पर चलकर नहीं जा सकता था। मैंने एक मुलाजिम को बुलाकर कहा, इसकी मरहम पट्टी करो, लिबास तब्दील कराओ। मुलाजिम हुक्म की तामील करने लगा। जब मरहम पट्टी हो गई और लिबास बदल गया तो उसने कहा, थेल्मा जो हुआ उस पर मिट्टी डालो। मैं तुम्हारे शौहर हूं। हम आज से एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। यह जिंदगी हम नहीं, मैं शुरू करूंगी। औरत से मार खाने वाला मर्द मेरा जीवन साथी नहीं हो सकता। निकल जाओ यहां से। उसने मुझे देखा। मैंने कहा, तुमने मेरे इल्म को गलत कहा था, इसलिए मैंने तुम्हें मुस्तकबिल की बातें नहीं बताई थी। अब बता रहा हूं, इस घर से निकलने के बाद तुम कोड़ी कोड़ी के मोहताज हो जाओगे। वो बोला, मैं तुम्हारे इल्म को मानता हूं, मुझे तबाही से बचा लो। अगर तुम्हें बचाऊंगा और फिर इस घर में रहने का मौका दूंगा तो मैं मर जाऊंगा। साम मुझे हलाक करने में नाकाम रहा, तुम कामयाब हो जाओगे। मैं बड़ी से बड़ी कसम खाकर कहता हूं, मैं तुम्हें। मैंने हाथ उठाकर उसकी बात काटते हुए कहा, तुम्हारी कसम खाने से मुकद्दर नहीं बदलेगा। मेरा इल्म कहते हैं मैं यहां से जल्द ही जाने वाला हूं। मेरे बाद तुम थेल्मा को कत्ल कर दोगे। अगर तुम दोनों में लहदगी रहेगी तो ये जिंदा रहेगी और एक अमीर कबीर खातून की तरह जिंदगी गुजारेगी। बेहतर है तुम यहां से फौरन चले जाओ। वो सर झुकाकर चला गया। थेल्मा मेरे पास आकर फर्श पर घुटने टेकते हुए बोली, क्या तुम यहां से चले जाओगे? हाँ, हम सब तकदीर के हाथों में खिलौने हैं। तुम्हारी तदबीरें और तुम्हारे आंसू मुझे रोक नहीं सकेंगे। अब मेरी बातें गौर से सुनो। कल से तुम्हारे पास बेइंतहा दौलत आती रहेगी। दौलत के साथ दुश्मन भी पैदा होते रहेंगे। लिहाजा तुम अपनी दौलत से गुंडे खरीदोगी जो तुम्हारी हिफाजत करेंगे और दुश्मनों के दिलों पर तुम्हारी दहशत तारी करेंगे। ओनील, मैं जानती हूं तुम जो कहते हो वही होता है, लेकिन ये सब ख्वाब की सी बातें लग रही हैं। आने वाले कल को आने दो और अभी मुझे तनहा छोड़ दो। हम आज की रात क्लबों और कुमार खानों में गुजारेंगे। वो आज रात मेरे साथ वक्त गुजारने के ख्याल से खुश थी। मुझे तनहा छोड़कर चली गई।
इन दिनों मैं तन्हाई में ट्रांसफार्मर मशीन और उसके नक्शों को तबाह करने के सिलसिले में ख्यालख्वानी किया करता था। हम रात के 8 बजे घर से निकलने लगे। मैंने कहा तमाम मुलाजमों को और नाइट चौकीदार को छुट्टी दे दो। घर की खिड़कियां और दरवाजे लॉक कर दो। आज रात यहाँ कोई नहीं रहेगा। उसने मेरी हदायत पर अमल किया। वो सही मायनों में मुझ पर अंधा एतमाद करती थी। उसने तमाम दरवाजों को मुकफ्फल कर दिया। मैंने उसे चाबियां लेकर डैशबोर्ड में रख दी। उसने अपनी कार की स्टीयरिंग संभाल ली। मैं उसके पास बैठ गया। वो बहुत खुश थी। बड़े मूड में कार ड्राइव करने लगी। मैंने कहा, थैल्मा, कभी जज्बात में बहक कर मेरे पास ना आना, वरना बुलंदी पर जाते जाते अचानक जिल्लत की पस्तियों में जा गिरोगी। मैं हमेशा वही समझाता हूँ जिससे तुम्हारी जिंदगी संवर सकती है। मैं मानती हूँ तुम कोई गलत बात नहीं समझाओगे। हम एक बहुत बड़े क्लब में आए। वहां सिर्फ करोड़पति और अरबपति सरमायादार जुआ खेलने आते थे। वहां के दस्तूर के मुताबिक नकद रकम लाते थे और अपने साथ 1-2 मुसल्ला गार्ड्स रखते थे ताकि नकद रकम पर कोई हाथ साफ न कर सके। हम एक कॉर्नर टेबल के अतराफ आकर बैठ गए। पहले अपनी अपनी पसंद के मशरूब का ऑर्डर दिया। बैरा चला गया तो मैंने कहा, थैल्मा, यहाँ मेरी कोई हरकत अजीब लगे तो खामोश रहना। तुम्हें बाद में सब कुछ मालूम हो जाएगा। और जब मैं सर झुकाकर खामोश रहूं या खाने में मसरूफ रहूं तो मुझे मुखातिब ना करना। कोई बैरा या कोई अजनबी आए तो उसे 2-4 बातें करके टाल देना। मैंने एक और बैरे को इशारे से बुलाकर वक्त पूछा। अपनी रिस्ट वॉच यूं हाथ में ली जैसे अपनी घड़ी का वक्त दुरुस्त करना चाहता हूं। उसने वक्त बताया। मैंने शुक्रिया अदा करके कहा, तुम जा सकते हो, हम ऑर्डर दे चुके हैं। वो चला गया। मैं 2 बैरों के दिमागों में जगह बना चुका था। वो जिस मेज़ पर ऑर्डर की तकमील के लिए जाते, मैं उस मेज़ वाले के दिमाग में पहुंचकर मालूम करता वह जुआ खेलने आया है या महज हसीनों के साथ रक्स करने के बाद खाना खाकर घर चला जाएगा। कई दौलतमंद अफराद की सोच ने बताया कि वो खासी रकम लेकर खेलने आए हैं। मुझे मायूसी हुई। किसी के बैग या ब्रीफ केस में 2-4 लाख या 5 लाख डॉलर से ज्यादा रकम नहीं थी। मेरे सामने मशरूब से भरा हुआ गिलास आ गया। मैंने उसकी एक चुस्की लेकर कहा, थैल्मा, अब मैं बिल्कुल खामोश रहूंगा। यह कहकर मैंने एक ऐसे रईस के दिमाग पर कब्जा जमाया जिसके ब्रीफ केस में 5 लाख डॉलर थे। वो अपने सामने बैठी हुई हसीना से बोला, मैं जरा बाथरूम से आता हूं। हसीना ने मुस्कुराकर सर हिलाया। वो ब्रीफ केस उठाकर बाथरूम में आया। फिर एक दरवाजे पर पहुंचा। वहां मैंने पूरी तरह उसके दिमाग को मुट्ठी में ले लिया। फिर उसे क्लब के पिछले रास्ते से निकालकर थैल्मा की कार में ले आया। वो उसे ड्राइव करता हुआ थैल्मा के बंगले में पहुंचा। डैशबोर्ड खोलकर बंगले की चाबी निकाली। एक हाथ से ब्रीफकेस उठाया। फिर मुकफ्फल दरवाजों को खोलता हुआ थैल्मा के बेडरूम में आया। ब्रीफकेस खोलकर उसे बिस्तर पर उलट दिया। नोटों की गड्डियां पलंग की चादर पर दूर तक फैल गईं। उसने ब्रीफकेस को दोबारा बंद किया। फिर उसी तरह तमाम दरवाजों को मुकफ्फल करता हुआ कार में आकर बैठ गया। बंगले की चाबियां वापस डैशबोर्ड में रख दी। गाड़ी ड्राइव करता हुआ क्लब के उसी हिस्से में पहुंचा। वहां गाड़ी पार्क की। फिर क्लब के पिछले हिस्से से दाखिल होकर बाथरूम के उसी दरवाजे तक पहुंचा जहां मैंने उसके दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमाया था। मैंने उसे आजाद छोड़ दिया। उसने चौंक कर कुछ सोचा, अपने आसपास देखा। दिमाग ने समझाया वो अभी यहीं दरवाजे के सामने था। मैंने उसे सोचने समझने के लिए छोड़ दिया और दिमागी तौर पर हाजिर होकर मशरूब से भरा गिलास दोबारा उठाकर पीने लगा। थैल्मा चोर नजरों से मुझे देख रही थी। मैंने पूछा, तुम मेरी खामोशी से बोर हो रही हो? वह जवाबन मुस्कुरा कर बोली, तुम्हारी खामोशी में भी मसलियत होती है। मेरे लिए खुशी क्या कम है कि तुम्हारे साथ वक्त गुजारी हूं। क्या तुम्हें टॉम से अलग होने का दुख नहीं? बाय गॉड, खुशी हो रही है। मैं खुद को ऐसी हल्की फुल्की महसूस कर रही हूं जैसे मेरे ऊपर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। मैं उससे बातें करता रहा और वहां बैठे हुए दौलतमंद अय्याशों के पास भी पहुंचता रहा। आखिर एक ऐसे शख्स के दिमाग में पहुंच गया जिसके पास 1,40,00,000 डॉलर काले धन की सूरत में थे। इत्तेफाक से उसकी कोठी थैल्मा के बंगले के करीब ही थी। मैंने कहा, मैं फिर खामोश रहूंगा। तुम खाने का ऑर्डर दो, मगर मुझे बिल्कुल मुखातिब ना करना। मैंने उस काले धन वाले के दिमाग पर कब्जा जमाकर क्लब से उसकी कोठी में पहुंचाया। वो तमाम दौलत बेडरूम के फर्श के नीचे एक खुफिया खाने में छुपाई गई थी। उसने एक बड़े से बैग में तमाम नोटों की गड्डियां भर लीं। वहां एक नोट भी नहीं छोड़ा। फिर थैल्मा के बंगले में आकर उसके बेडरूम में पहुंचकर वो तमाम नोट उसके बिस्तर पर उलट दिए। मेरे पहले शिकार की तरह तमाम दरवाजों को मुकफ्फल करता हुआ बाहर आया। चाबियों को डैशबोर्ड में रखा। फिर गाड़ी ड्राइव करता हुआ एक वीरान रास्ते पर रुक गया। दरवाजा खोलकर उस खाली बैग को निकाला जिसमें रकम लाया था। उस बैग पर लाइटर का पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई। उसे एक तरफ फेंका। फिर 10 मिनट के अंदर क्लब में वापस आकर अपनी मेज की उसी कुर्सी पर बैठ गया। मैं उसके दिमाग को आजाद छोड़कर थैल्मा को मुस्कुराते हुए देखने लगा। वो जवाबन मुस्कुराते हुए बोली, अपने इल्म में डूबने के लिए घर की तन्हाई मुनासिब होती है। तुम मेरी खातिर हजूम में परेशान हो रहे हो। हम खाने के बाद घर चलेंगे। बैरा हमारे दरमियान खाने की डिशें लाकर रखने लगा। मैंने कहा, अब मुझे तन्हाई और खामोशी की जरूरत नहीं है। हम खूब बातें करेंगे। तुम मुझे इस्तांबुल की सैर कराओगी। हम खाने के बाद क्लब से बाहर आए। रात के 11 बजे थे। उसने स्टीयरिंग सीट पर बैठते हुए कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हारे जैसे अजीम इंसान के लिए आखिर मैं क्या करूं। कर तो रही हो। इतने दिनों से मुझे अपने घर में रखा हुआ है। मेरी खिदमत कर रही हो। दिन रात मेरे आराम का ख्याल रखती हो। कुछ और करना चाहती हो तो गाड़ी स्टार्ट करो और इस शहर की सैर करा दो। हमारी गाड़ी के साथ ही वो कार खड़ी हुई थी जिसके मालिक के 5 लाख डॉलर पर हाथ साफ कर चुका था। वह झुंझलाकर अपनी कार की स्टीयरिंग सीट पर आया था। उसके पीछे आने वाला मुसल्ला गार्ड कह रहा था, बॉस,
मैं सामने वाले दरवाजे पर खड़ा हुआ था, मैंने आपको कहीं जाते हुए नहीं देखा। फिर ब्रीफ केस आपके पास रखे हुए थे, खाली कैसे हो गए? यही बात मेरी समझ में नहीं आती। उधर थेल्मा गाड़ी स्टार्ट करना चाहती थी, मैंने कहा जरा रुक जाओ, मुझे इन लोगों की बातें सुनने दो। उधर वो मुसल्ला गार्ड कह रहा था, बॉस हमें उस औरत का ताकुब करना चाहिए जो क्लब में आपके पास बैठी हुई थी। उसने कोई ऐसा चक्कर चलाया है जो अभी हमारी समझ में नहीं आ रहा। उसकी नाजुक सी गर्दन दबोचने से उसकी बात अधूरी रह गई। एक उधेड़ उम्र का शख्स पास आकर कह रहा था, बॉस मैं आपको ढूंढता हुआ यहाँ आया हूँ। कल सुबह मेरी वाइफ का मेजर ऑपरेशन होने वाला है। अगर मैंने सुबह से पहले $10,000 अस्पताल के काउंटर पर जमा ना कराए तो ये ऑपरेशन नहीं होगा, मेरी घरवाली मर जाएगी। बॉस ने गुस्से से कहा, भाग जाओ यहाँ से, क्या तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलती? मिलती है बॉस, मुझे एडवांस दे दीजिए। यहाँ मैं लुट चुका हूँ, मेरे $5 लाख गायब हो गए और तुम 10,000 का दुखड़ा रो रहे हो। बॉस आपके लिए 5 लाख कुछ नहीं है। आप किसी रात जुए में जीत लेते हैं और कभी हार जाते हैं। मुझे अपनी बीवी की जिंदगी को जीतने के लिए सिर्फ $10,000 की जरूरत है। क्यों मेरा दिमाग चाट रहे हो? मैं अभी किसी को $1 भी नहीं दूंगा, चले जाऊं यहाँ से। वो मुसल्ला गार्ड पिछली सीट पर बैठ गया। बॉस ड्राइव करता हुआ वहां से चला गया। मैंने उस उधेड़ उम्र के शख्स से कहा, मिस्टर इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? वो पलटकर मेरे पास आया, फिर बोला, मेरा नाम केशु एडवानी है, फरमाइए। मैंने थेल्मा से पूछा, तुम्हारे पास कितनी रकम है? तुमने कुमार खाने में जाने का इरादा किया था। मैं बैंक से $40,000 लाई थी, मेरे अकाउंट में इतनी ही रकम थी। मैंने उसे $15,000 लेकर केशु एडवानी को देते हुए कहा, अभी जाकर अस्पताल में 10,000 जमा कराओ, 5,000 ऊपरी अखराजात के लिए रखो। वह हैरान हैरान सा मुझे देख रहा था। मैंने एक कागज पर थेल्मा के बंगले का पता नोट करके उसे देते हुए कहा, ऐसे लोगों की मुलाजमत छोड़ दो जो जुए में लाखों हार जाते हैं, लेकिन जरूरतमंद मुलाजिम को 10,000 नहीं दे सकते। कल शाम को इस पते पर आओ, तुम्हें पहले से ज्यादा तनख्वाह वाली मुलाजमत मिलेगी। वो मुझे दुआएं देने लगा। थेल्मा ने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे पास जबरदस्त इल्म है, तुम किसी को देखते ही समझ लेते हो कि वो काम का आदमी है या नहीं। हाँ, मुझे उसके चेहरे और आंखों ने बताया था कि वो बेहतरीन अकाउंटेंट है, बड़े बड़े व्यापारियों के साथ रह चुका है, बहुत से कारोबार के अंदरूनी राजों को जानता है। तुम इसे अपना जाती मुशीर बनाकर रखोगी और इस पर अंधा एतमाद करोगी। ये तुम्हारी दौलत की हिफाजत भी करेगा और दौलत को बढ़ाने के गुर भी बताता रहेगा। तुम जो कहते हो मेरे दिमाग में नक्श हो जाता है और मैं तुम्हारी हर हदायत पर बेख्तियार अमल करने लगती हूँ। मैंने पूछा, यहाँ का बदनाम इलाका कौन सा है? यानी ऐसा इलाका जहाँ चोर, बदमाश और खतरनाक किस्म के मुजरिम रहते हैं। क्या तुम ऐसी जगह जाना चाहते हो? हाँ, मुझे ले चलो। मुख्तलिफ रास्तों से गुजरकर हम एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां किसी कदर गंदगी थी। वहां काबा खाने भी थे और शराब खाने भी, कैबरे हाउस और कमार खाने भी जा बजा थे। थेल्मा ने काबा खाने के करीब गाड़ी रोक दी। मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकला तो एक गुंडा आकर मुझसे टकरा गया और इस बहाने मेरी जेब साफ कर दी। मैंने अनजान बनकर कहा, भाई जरा देख कर चलो। वो बोला, रास्ते में गाड़ी खड़ी करते हो, टक्कर तो जरूर लगेगी, जो बिगाड़ना चाहो बिगाड़ लो। मैंने चंद सेकंड के लिए उसके दिमाग पर कब्जा जमाया, उसकी जेब का सारा माल अपनी जेब में मुंतकिल किया, फिर अपने एक कान को पकड़ते हुए कहा, माफ करना, गलती हो गई, कावा पीने के बाद गाड़ी यहां से हटा दूंगा। अच्छा जाओ, शराफत से मुआफी मांग रहे हो इसलिए मुआफ कर दिया। वो एक तरफ चला गया। 2-4 गुंडे मुझे घूर रहे थे। मैंने कावा खाने के मालिक से कहा, 2 कप कावा पिला दो। मालिक ने अपने मुलाजिम को हुक्म दिया, फिर मुझसे कहा, आज पहली बार तुम्हें देखा है। अच्छा हुआ टोनी के मुंह नहीं लगे और मुआफी मांग ली, वरना तुम्हारे साथ ये गाड़ी भी टूट फूट जाती और तुम्हारी औरत का जो हशर होता उसे तुम देख नहीं पाते। मैंने पूछा, क्या टोनी यहाँ का दादा है? यहाँ का दादा माइकल है, टोनी उसका छोटा भाई है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं देखने आया हूँ। यहाँ का दादा अगर दिलेर और वफादार हुआ तो मैं उसे मुलाजिम बनाकर रखूंगा। दुकान के मालिक ने जोरदार कहका लगाया, फिर अपनी जगह से उठकर बुलंद आवाज से कहा, सुनो लोगो, सुनो, ये जेंटलमैन हमारे दादा माइकल को मुलाजिम बनाने आया है। गुंडे बदमाश जमा होने लगे और मुझे देखकर कहके लगाने लगे। टोनी वापस आ गया था। उसने मेरा गिरेबान पकड़कर पूछा, क्यों बे गधे के बच्चे, तूने मेरे भाई की शान में क्या गुस्ताखी की है? मैंने आजिजी से कहा, भाई गिरेबान छोड़ दो, कावा पीने के बाद पकड़ लेना। वो गरज कर बोला, गरम कावे की केतली लाओ और इसके सर पर उंडेल दो। इसके मुंह से जितनी चीखें निकलेंगी इसे उतनी ही लातें जूते पड़ेंगे। उसी वक्त मुसलसल फायरिंग की आवाज सुनाई दी। शोर उठा के माइकल दादा आ रहा है। बहुत से लोग सामने वाले चौराहे से उठकर इधर उधर भागने लगे। 2 जीप गाड़ियां नजर आईं। उनकी सीटों पर खड़े हुए गुंडे हवाई फायरिंग कर रहे थे और चौराहे के वस्त में आकर रुक गए थे। उन जीपों से कूदकर बाहर आ रहे थे। एक ने बुलंद आवाज में कहा, बोलो माइकल जिंदाबाद। सब जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। इन नारों की गूंज में माइकल नजर आया। वो एक जीप की अगली सीट पर बैठा हुआ था। जब उठकर खड़ा हुआ तो पता चला अच्छा कद्यावर पहलवान है। चेहरा शेर की तरह हैबतनाक था। वो अपने पास बैठी हुई एक हसीना के बालों को मुट्ठी में जकड़कर उठाते हुए और उसे सीट पर खड़ा करते हुए कह रहा था, देखो, इसे अच्छी तरह देखो और पहचानो, ये किंग ऑफ क्राइम्स की बहन जूली है। इसका भाई जुराइम की दुनिया का बादशाह कहलाता है। कल उसने मेरे एक आदमी को मारा था। मैं इसके बदले आज उसकी बहन को उठा लाया हूं। वो जब भी जूली को लेने आएगा यहां से उसकी लाश जाएगी।
टोनी ने खुशी से उछलकर कहा, भाई माइकल जिंदाबाद। तुम अपने भाई के लिए हसीन खिलौना लाए हो, मैं इसे छूकर देखना चाहता हूं। वह थोड़ी देर के लिए मुझे भूल गया। जूली के हुस्न शबाब को छूने के लिए दौड़ता हुआ गया। मैंने उसके दोनों पांव के एक दूसरे से टकरा दिया। वो जोरदार आवाज के साथ औंधे मुंह गिरा। मैंने फौरन ही ख्याल खुआनी के जरिए आर्मर और दानियाल को बुलाया। वो मेरे दिमाग में आ गए। मैंने कहा, अभी मैं गुंडों के एक इलाके में हूं, इनके पास रिवॉल्वर और राइफलें हैं। तुम दोनों चंद हथियार वालों को अपने काबू में रखो। मुझे कोई खतरा पेश आए तो उन्हें आलाकार बना लेना, वरना खामोश रहना। उधर माइकल ने डांट कर छोटे भाई से कहा, यू नॉनसेंस, हसीन औरत को देखते ही दीवाने हो जाते हो। उठो वहां से, यहां आकर जूली को उठाओ और इसे कंधे पर बिठाकर लोगों को दिखाओ कि तुम्हारे भाई ने किंग ऑफ क्राइम्स की बहन को तोहफे के तौर पर तुम्हें दिया है। टोनी कपड़े झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। जूली सहमी हुई चारों तरफ देख रही थी, जैसे किसी से मदद की तवक्को कर रही हो। 2 आदमी उसे घसीटकर चौराहे के ऊंचे चबूतरे पर ले आए थे। टोनी ने वहां पहुंचकर एक फाते की शान से चारों तरफ देखा। सब लोग तालियां बजा रहे थे। वो जूली को देखकर अपने होंठों पर जुबान फेरते हुए बोला, मेरी जान, आओ मेरे कांधों पर बैठो। मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि तुम मेरी आज रात की दुल्हन हो। वह सहमकर पीछे हटना चाहती थी। टोनी ने उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया, फिर उसे उठाने की कोशिश करने लगा। एक मर्द के लिए किसी औरत को उठाकर कांधे पर बिठा लेना कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती, लेकिन वह मेहनत कर रहा था। पूरी कुव्वत से उठाना चाहता था, मगर जमीन से 1 इंच भी नहीं उठा पा रहा था। माइकल ने गुस्से से कहा, यू इडियट, तुम एक औरत को नहीं उठा सकते? वह हामते हुए बोला, ब्रदर, ये बहुत भारी है, इसे कोई उठा नहीं सकेगा। क्या बकवास करते हो, हटो सामने से, मैं तुम्हें उठाकर दिखाता हूं। वो शेर की तरह चलता हुआ जूली के करीब आया। जरा झुककर उसकी पतली सी कमर को दोनों हाथों से पकड़ा। वो इतना ताकतवर था कि उसे फूल की तरह उठाकर अपने कांधे पर रख सकता था, लेकिन वो भी ना उठा सका। उसे हैरानी हुई। उसने कुछ ज्यादा जोर लगाया, फिर और ज्यादा जोर लगाया, लेकिन जोर सिर्फ जिस्मानी कुव्वत का नहीं होता, इसके लिए दिमागी कुव्वत भी लाजमी है। और मैं दिमाग को बोझ उठाने से रोक देता था। जब दिमाग साथ ना दे तो जिस्म कुछ नहीं कर सकता। माइकल कई बार कोशिश करके पीछे हट गया। बेयकीनी से जूली को देखते हुए बोला, मेरी समझ में नहीं आता, तुम जरूरत से ज्यादा मोटी हो या कोई जादू जानती हो? सच बताओ, ये क्या तमाशा है? वो बोली, गॉड की मर्जी के बगैर तुम एक तिनका भी नहीं उठा सकते। मैं समझती हूँ मुझे सिर्फ मेरा मर्द ही उठा सकता है। माइकल ने चारों तरफ देखते हुए कहा, मैं ऐलान करता हूँ, जो इस औरत को उठाकर अपने कांधे पर बिठाएगा, ये उसे इनाम के तौर पर मिल जाएगी। ये ऐलान सुनकर कितने ही जवान हाथ उठाकर कहने लगे कि वो ये शर्त जीत लेंगे। माइकल ने कहा, तुम सबको आजमाने में रात गुजर जाएगी। हो सकता है इसका भाई यहाँ हमला करने आ जाए और हमारे झगड़े में ये मारी जाए, फिर किसी के हाथ नहीं आएगी। लिहाजा ये कड़ी शर्त सुन लो, जो इसे उठाने में नाकाम रहेगा मैं उसे गोली मार दूंगा। ये बात सुनते ही सब ठंडे पड़ गए। अब कोई उस हसीना को उठाने और नाम के तौर पर पाने के लिए बेकरार नहीं था। मैंने आगे बढ़ते हुए कहा, मुझे यह शर्त मंजूर है, मैं इसे उठाकर अपने साथ ले जाऊंगा। मेरा दावा सुनकर कुछ लोग हंसने लगे, कुछ आपस में एक दूसरे से सरगोशियां करने लगे। थेल्मा घबराकर कार से बाहर निकल आई। टोनी ने माइकल से कहा, ब्रादर, ये कोई पागल का बच्चा है, थोड़ी देर पहले कह रहा था तुम्हें अपना मुलाजिम बनाना चाहता है। माइकल ने घुराकर मुझे देखते हुए पूछा, तू क्या बकवास कर रहा था? मैंने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, यहाँ लोगों को कहते सुना है तू मर्द का बच्चा है, बड़े बड़े शाहजोरों के कदम उखाड़ देता है, लेकिन तू एक कमजोर औरत को इसके भाई की गैर मौजूदगी में उठाकर लाया है। तू बहादुर नहीं, बुजदिल और बेगैरत है। मैं तुझे अपना मुलाजिम नहीं बनाऊंगा। कोई उसे मुलाजिम बनाने वाली बात कहने की जरूरत नहीं कर सकता था, जबकि मैं भरे मजमा में उसे मुलाजिम बनाने वाली बात से इनकार कर रहा था। दोनों सूरतों में उसकी इंसल्ट हो रही थी। मारे गुस्से के उसकी खोपड़ी घूम गई। उसने यकबारगी मुझ पर छलांग लगाई। मैं एक तरफ हो गया। वह औंधे मुंह जमीन पर गिरा। उसी वक्त आर्मर और दानियाल ने अपने अपने मामूल के जरिए फायरिंग की। एक हवाई फायर था। दूसरी गोली टोनी के छाने की हड्डी तोड़ती हुई गुजर गई। 2 रिवॉल्वर वाले ऊंचे चबूतरे पर आ गए। एक ने कहा, यह अजनबी अकेला और निहत्था है, जो इस पर हमला करेगा उसका हशर यही होगा जो तुम्हारे सामने टोनी का हो रहा है। एक राइफल वाले ने यह बात कहने वाले का निशाना लिया। इससे पहले हमारे तीसरे मामूल ने उसके पांव में गोली मारी। वह चीख मारकर उछला, फिर जमीन पर गिरा। दूसरे ने कहा, इस अजनबी ने माइकल दादा को बुजदिल और बेगैरत कहा है, लिहाजा माइकल अपने तौर पर इसे जवाब देगा। इन दोनों के दरमियान कोई तीसरा नहीं आएगा। माइकल ने घूमकर मुझे एक हाथ मारना चाहा। उससे पहले ही मेरा एक हाथ उसकी नाक पर पड़ा, दूसरा उसके जबड़े पर। इसके बाद मैंने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। सब लोग पीछे हट रहे थे। वो मार खाने के दौरान संभलने की कोशिश कर रहा था। उसे एक आध बार जवाबी हमले का मौका मिला, लेकिन मैंने बचाव कर लिया। उस चौराहे पर दूर तक मर्दों और औरतों की भीड़ थी। सभी को इस बात की हैरानी थी कि जो माइकल दादा बड़े बड़े शाहजोरों को मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर करता था, वह मुझ पर एक भी हमला करने में नाकाम रहा था। उसका चेहरा लहू लुहान हो रहा था। जिस्म के कई हिस्सों पर चोटें आई थी। अब वो डगमगाने लगा था। हमला करने का ख्याल दिल से निकाल चुका था, सिर्फ बचने की तदबीर करता जा रहा था। आखिर उसने आंखों के पास से लहू पहुंचते हुए चारों तरफ देखा, फिर हामते कामते हुए कहा, नमक हराम हो, मेरा खाते और मेरी पिटाई का तमाशा देखते हो? मैं हुक्म देता हूं, इसे गोलियों से छलनी कर दो।
कितनी ही राइफलें मेरी तरफ उठ गईं। मैंने माइकल को खींचकर अपने सामने किया, एक हाथ से उसकी गर्दन दबोच ली। हमारे एक मामूल ने मेरी तरफ एक रिवॉल्वर फेंका। मैंने उसे कैच करते हुए कहा, अपने हथियार फेंक दो वरना मैं इसे गोली मार दूंगा। और हम कितने ताकतवर हैं ये तुम टोनी की हालत से समझ सकते हो। माइकल ने खौफजदा होकर अपने आदमियों से कहा, हथियार फेंक दो। क्या मेरी मौत का तमाशा देखना चाहते हो? वो लोग अपने हथियार फेंकने लगे। मैंने कहा, थैल्मा, जूली को अपने पास गाड़ी में बिठाओ। वो जूली को अपने साथ अगली सीट पर ले आई। मैं माइकल की कनपट्टी पर रिवॉल्वर की नाल रखते हुए गाड़ी के पास आया। एक मामूल ने पिछली सीट का दरवाजा खोला। माइकल ने परेशान होकर पूछा, तुम कौन हो? क्या किंग ऑफ क्राइम्स के आदमी हो? मैंने उसे गाड़ी के अंदर धक्का दिया। वो अगली और पिछली सीटों के दरमियान फंस गया। मैंने अंदर बैठकर दरवाजा बंद किया। थैल्मा ने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाई, फिर रफ्तार बढ़ाती हुई उस इलाके से बाहर निकल आई। मैंने कहा, जूली, अपना पता बताओ, हम तुम्हें पहुंचा देंगे। अपना पता बताते हुए जूली किसी खास ख्याल के तहत मुझे बार बार अकब नुमा आईने में देख रही थी। मैंने उसके ख्यालात पढ़ने शुरू किए। उसका दिल कह रहा था मैं फरहाद अली तैमूर हूं। वह सोच रही थी मेरे साथ भला मौजा क्यों होगा, मैं कौन सी अल्लाह वाली हूं। अलबत्ता जो नाकाबिले यकीन वाकयात मेरी आंखों के सामने हुए वो टेलीपैथी के जोर से ही पेश आ सकती हैं। माइकल और टोनी जैसे जवान मुझे जमीन से 1 इंच ऊपर न उठा सके। ये अजनबी दुश्मनों के दरमियान उनके लीडर से यूं लड़ रहा था कि अपनी तन्हाई का जरा खौफ न था। इसकी हमायत माइकल के 2 ऐसे रिवॉल्वर बरदार कर रहे थे जो मुझे थोड़ी देर पहले उठाकर लाए थे, और वह दुश्मनी करने वाले मेरी हमायत में इस अजनबी का साथ दे रहे थे। बेशक को शुबा यह सारा खेल टेलीपैथी का था। थैल्मा ने एक बड़ी सी शानदार कोठी के सामने गाड़ी रोक दी। वहां कितने ही गाड़ियों में मुसल्लह अफराद बैठे हुए थे। सामने वाली जीप में किंग ऑफ क्राइम्स बैठा हुआ था। वह सब माइकल के इलाके पर हमला करने और जूली को वापस लाने जा रहे थे। जूली हमारी गाड़ी से निकली तो सब उसे हैरानी से देखने लगे। उसके भाई ने जीप से उतरते हुए पूछा, तुम उस शैतान के चुंगल से कैसे निकल आई? सिर्फ आई नहीं, उस शैतान को भी लाई हूं। मैंने पिछला दरवाजा खोलकर माइकल को खींचकर बाहर निकाला, फिर उसे किंग ऑफ क्राइम्स के सामने धकेल दिया। दानियाल ने मेरे पास आकर कहा, मैं और आर्मर अभी तक थैल्मा के दिमाग में थे। हमारा ख्याल है यहां भी हमारी जरूरत हो सकती है। शायद हो सकती है। जरा ये देखने के किंग ऑफ क्राइम्स का मिजाज कैसा है। जूली अपने भाई को मेरे मुतल्लिक बता रही थी। उसने मेरे पास आकर बड़ी गर्मजोशी से मुसाफिया किया। उसके आदमी माइकल को घसीटकर कहीं ले जा रहे थे। किंग ऑफ क्राइम्स ने कहा, मुझे किंग आर्थर कहते हैं। मैंने कहा, मेरा नाम ओनील मोरस है और ये मैडम थैल्मा है। हमें बहुत ही दिलेर और तजुर्बाकार बॉडीगार्ड्स और सिक्योरिटी गार्ड्स की जरूरत है। हम इसी मकसद के लिए माइकल के इलाके में गए थे। किंग आर्थर ने कहा, तुम गलत जगह गए थे। मैं तुम्हारी जरूरियात पूरी करूंगा। आओ मेरे साथ एक कप चाय पियो, मुझे खुशी होगी। वो मुझे और थैल्मा को अपनी शानदार कोठी में लाया। जूली कहीं चली गई थी। मैंने ख्याल ख्वानी की तो पता चला कि हम जिस ड्राइंग रूम में थे वो उसकी एक दीवार के पीछे खड़ी मुझे देख रही थी। किंग आर्थर ने कहा, मिस्टर ओनील, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने तन्हा माइकल की पिटाई की और उसी के इलाके से उसे गिरफ्तार करके ले आए। लेकिन मेरी यकीन ना करने से यह हकीकत नहीं बदलेगी कि तुम मेरे दुश्मन को और मेरी बहन को ले आए हो। बाय द वे, मैडम थैल्मा से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मैं थैल्मा का एक मेहमान हूं। ये दुनिया में अकेली है। मैं इसकी हिफाजत के लिए काबिल एतमाद और बासलाहियत लोगों को मुलाजिम रखना चाहता हूं। हमारी बातों के दौरान 10 जवान और 10 उधेड़ उम्र के मुसल्लह अफराद 2 कितारों में आए और फौजी अंदाज में सलूट करके हमारे सामने खड़े हो गए। किंग आर्थर ने पूछा, क्या बात है? एक उधेड़ उम्र के शख्स ने कहा, मिस जूली ने हमें मिस्टर ओनील के सामने हाजिर होने का हुक्म दिया है। ये हम में से अपने काम के आदमियों को मुंतखब कर सकती हैं। किंग आर्थर ने हंसते हुए कहा, मेरी बहन जल्द से जल्द तुम्हारे एहसान का बदला चुकाना चाहती है। तुम चाहो तो इन सबको ले जाओ। ये लोग बहुत ही होशियार और तजुर्बेकार हैं। सारी उम्र मैडम थैल्मा की खिदमत करेंगे, लेकिन इन्हें हमारी तरफ से तनख्वाहें मिलती रहेंगी। मैंने कहा, सॉरी मिस्टर आर्थर, हम उसी को पसंद करेंगे जो हमारा नमकख्वार होगा। आप ऐसी बात न करें जिससे मैडम थैल्मा की इंसल्ट होती हो। वह जल्दी से बोला, मैं तुम दोनों की इंसल्ट करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मेरे जज्बात को समझो। मैं भी तुम लोगों के काम आना चाहता हूँ। खुदा ना खास्ता मैडम पर कोई बुरा वक्त आए तो जरूर काम आना। अभी ऐसी जल्दी क्या है? मैंने वहां आने वालों से कहा, तुम लोग बारी बारी अपना नाम और मुख्तसर तौर पर अपना काम बताते जाओ। वो बारी बारी बोलने लगे। मैं उन्हें गौर से देख रहा था और उनके ख्यालात पढ़ता जा रहा था। वो सभी काम के आदमी थे, लेकिन जहनी तौर पर किंग आर्थर से मुतासिर थे। उनमें से 3 बहुत ज़रूरतमंद थे। वो आर्थर से ज़्यादा रकम को अहमियत देते थे और रकम की खातिर जान जोखिम में डाल सकते थे। मैंने उस तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे फ़िलहाल इन तीनों की ज़रूरत है। मैं पता लिख देता हूँ, ये कल से ड्यूटी पर आ सकती हैं। मैं इनकी माहाना तनख्वाह बता देता हूँ। किंग आर्थर ने कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है। तुम जो दोगे ये उससे इनकार नहीं करेंगे, यानी हमारे पास आकर भी तुम्हारे दबाव में रहेंगे। तुम जितनी तनख्वाह लेने का हुक्म दोगे ये उसे कबूल करेंगे। भाई, ये मेरे पास से जा रहे हैं, मेरा हुक्म ज़रूर मानेंगे। मुझे सिर्फ मैडम थैल्मा के लिए वफादारों की ज़रूरत है। मैं भूल गया था कि तुम्हारे पास से आने वाले तुम्हारा हुक्म भी मान सकते हैं। इसमें हर्ज क्या है? मैंने पूछा, अगर तुम हर्ज नहीं समझते हो कि तुम्हारे घर का और तुम्हारे धंधों का राज हमें मालूम होता रहे
तो हमारे भी 2-4 आदमी यहाँ आकर तुम्हारा काम करते रहेंगे। हम दोनों के वफादार, हम एक दूसरे का राज बता दिया करेंगे। वो बेचैनी से पहलू बदलते हुए बोला, ये नहीं हो सकता। मेरा कोई वफादार मैडम थेल्मा को मेरा कोई राज नहीं बताएगा। मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ, इन तीनों को ले जाओ, आज से मेरा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। मैंने थेल्मा का पता लिखकर दे दिया, फिर उससे रुखसत होना चाहा। वो हमें बाहर गाड़ी तक छोड़ने आया, कहने लगा, मिस्टर ओनील, मैं तुम दोनों के काम आने के लिए बड़ी बेचैनी से किसी मौके का इंतजार करूंगा। मैं उसे मुसाफिर करके रुखसत हो गया। रास्ते में थेल्मा ने कहा, मैं पहली बार आज़ादी से तुम्हारे साथ घूमने निकली, मगर ये तफरीह बड़ी खतरनाक साबित हुई। अगर माइकल के आदमी तुम्हें गोली मार देते तो क्या होता? कैसे मार देते? तुम्हारे मुकद्दर में अभी जिंदगी है। मैं महसूस कर रही हूं तुम सिर्फ नजूमी नहीं और भी बहुत कुछ हो। ओ गॉड, तुम कितनी महारत से लड़ रहे थे, और ये कितने ताजुब की बात थी कि माइकल के 2 आदमी तुम्हारा साथ दे रहे थे। मैंने जमाही ली। उसने पूछा, नींद आ रही है? हाँ, रात के 2 बज चुकी हैं। थेल्मा ने बंगले के पोर्च में गाड़ी रोक दी। मैंने डैशबोर्ड से चाबियां निकाली, फिर हम दरवाजा खोलते हुए उसके बेडरूम में पहुंचे। वो हैरत से चीख मारकर जहां थी वहीं खड़ी रह गई। उसे बिस्तर पर बड़े बड़े नोटों की गड्डियां नजर आ रही थीं। उसका मुंह हैरत से खुल गया था, दीदे फैल गए थे। फिर वो दौड़ती हुई बिस्तर पर गई, उन भारी गड्डियों को उठाकर देखते हुए बोली, इतने डॉलर मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखे। क्या मैं ख्वाब देख रही हूँ? उसने अपनी एक उंगली दांतों में दबाई, फिर चीख मारकर बोली, ये ख्वाब नहीं है। मगर इतनी दौलत मेरे कमरे में कैसे आ गई? ये नोट है, कचरा तो नहीं है? फिर इसे कौन यहाँ फेंक गया है? उसने चौंक कर मुझे देखा। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था ना, कल से तुम बेइंतहा दौलतमंद बनने वाली हो। वो कल आज रात 12 बजे से शुरू हो चुकी है। उसकी आंखें खुशी से भीग रही थीं। वो मुसरत से कांपती हुई बोली, तुम मेरे लिए आसमान से उतर कर आए हो? खुदा के लिए बता दो तुम कौन हो, नहीं तो मैं सोचते सोचते मर जाऊंगी। वो मेरे कदमों में गिरना चाहती थी। मैंने उसे पकड़ लिया। उसी वक्त फ़ोन की घंटी चीखने लगी। वह फ़ोन के पास गई। अभी किसी से बात करना नहीं चाहती थी, मेरी हकीकत मालूम करने के लिए बेचैन हो गई थी। उसने नागवारी से रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, कौन है? मैं उसके दिमाग में था। दूसरी तरफ से जूली ने पूछा, क्या तुम मैडम थेल्मा हो? हाँ, तुम कौन हो? थेल्मा ने उसे आवाज़ से नहीं पहचाना। वो बोली, मैं कोई भी हूँ, फरहाद अली तैमूर से बात करना चाहती हूँ। थेल्मा ने हैरानी से पूछा, कौन फरहाद अली तैमूर? वही जो तुम्हारे पास है। थेल्मा ने कनखियों से मुझे देखा। मैं धप से सोफे पर गिर पड़ा। वह जूली मेरे पीछे पड़ गई थी। मैंने उसके दिमाग में पहुंचकर उसका हाथ क्रैडल पर रख दिया। दोनों के दरमियान राब्ता खत्म हो गया। इधर थेल्मा हेलो हेलो कह रही थी, उधर जूली सोच रही थी मैंने क्रैडल पर हाथ रखकर फ़ोन डिस्कनेक्ट क्यों कर दिया। थेल्मा ने मेरी मर्जी के मुताबिक बेख्याली में रिसीवर को क्रैडल से हटाकर रख दिया ताकि फिर राब्ता कायम ना हो और मुझे जूली से निमटने के लिए कुछ सोचने का मौका मिल जाए। पहाड़ी के नीचे तमाम मुसल्लह अफराद पारस जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। पहाड़ी के ऊपर हेलीकॉप्टर तबाह हो चुका था। दुश्मन पसपा भी हुए थे और मौत के घाट भी उतर चुके थे। सबसे अहम और काबिल फख्र बात यह थी कि सुपर मास्टर मौजूदा दुनिया की बहुत बड़ी ताकत था। उसे पारस ने शिकस्त दी थी। सलमान राजी उसके शाने को थपक कर कह रहा था, मेरे वफादारों और जानिसारों, देखो ये मेरा होने वाला दामाद है। आसपास के मुल्कों में मेरी बहादुरी के चर्चे हैं। मैंने आज तक किसी के सामने सर नहीं झुकाया। पारस भी किसी के आगे झुकता है, ना किसी को ख्वामखा झुकाना पसंद करता है। ये सिर्फ मेरा होने वाला दामाद ही नहीं, इस जजीरे का अगला मालिक भी है। सब लोग खुशी के नारे लगाने लगे, पारस को मुबारकबाद देने लगे। वो बोला, मिस्टर राजी, हेलीकॉप्टर का एक छोटा सा टुकड़ा जलता हुआ मुझ पर आ रहा था। आप ढाल बनकर मेरी जगह जख्मी हो गए। आपकी इस मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है। वो खुशी से चीखते हुए बोला, आज मुझे अपने जख्मों की परवाह नहीं, आज हम फतह का जश्न मनाएंगे। वो और बहुत कुछ कहने वाला था। पारस ने कहा, प्लीज़ आज जश्न मनाने का प्रोग्राम ना बनाएं। सुपर मास्टर जवाबी कार्रवाई करेगा। हमें अली तैमूर पर पूरी तवज्जो देना चाहिए। वो फिर मेरे भाई को आलाकार बना सकता है। इस जजीरे में उसके कुछ हमायती और तुम्हारे दुश्मन हो सकते हैं। जब तक पापा उससे निमट नहीं लेंगे हमें यहाँ बहुत मोहतात रहना होगा। उसने कहा, मैं हमेशा मोहतात रहूंगा। मैं जश्न मनाते वक्त भी दुश्मनों पर नजर रखता हूँ। तुम फिक्र न करो मेरे बच्चे, ये सलमान राजी हर हाल में दुश्मनों से निमटना जानता है। वो काफिला वहां से रवाना हुआ। एक गाड़ी की पिछली सीट पर अली तैमूर बैठा हुआ था। पारस उसके पास आकर बैठ गया। अली तैमूर ने कहा, तुम इस जजीरे में हीरो बन गए हो। अली तैमूर, तुम भी हीरो बन सकते थे, लेकिन यह दिमाग तुम्हारे अपने इख्तियार में नहीं है। जब तनवीमी अमल के असर से निकलोगे तो मेरी बात समझ में आ जाएगी। मैं किसी के असर में नहीं हूं और मैं इस सिलसिले में कोई बहस नहीं करना चाहता। अच्छी बात है, ला हासिल बहस से कोई फायदा नहीं होता। मुझे यकीन है पापा तुम्हें दुश्मनों के असर से जरूर निकालेंगे। वो नागवारी से बोला, मेरे सामने पापा का नाम ना लो। पारस ने हैरानी से पूछा, क्या तुम पापा से बेजारी जाहिर कर रहे हो? क्या मुझे तुम्हारी तरह खुश होकर पापा जिंदाबाद कहना चाहिए? वो मेरे दिमाग में जलजले पैदा कर रहे थे और तुम खुशी से नारे लगा रहे थे। तुमने और पापा ने मुझसे खुली दुश्मनी की है। क्या कोई बाप अपने बेटे को इस तरह ज़हनी अज़ियतों में मुब्तला करता है? पारस ने कहा, कोई माँ भी ऐसा नहीं करती और तुम मामा को मेरे दिमाग में आकर जलजला पैदा करने का मौका देना चाहते थे। पापा वक्त पर ना पहुंचते तो मैं अब तक दिमागी कमजोरी में मुब्तला रहता और हम दोनों भाई सुपर मास्टर की कैद में होते। वो तंजिया अंदाज में बोला, और अब हम जजीरे में कैद हैं। यहाँ हम आज़ाद हैं।
जल्दी पापा और सलमान राजी में दोस्ताना समझौता होगा। तुम खुद को आज़ाद समझते हो, मैं खुद को कैदी समझता हूँ। ये अपने अपने सोचने और समझने का अंदाज है। मेरी सही बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। अपनी सही बात मजबूत दलील से पेश करो, मैं कायल हो जाऊंगा। आदमी ख्वाह कितना ही ज़हीन हो, वह हसीन औरत के चक्कर में अहमक बन जाता है। तुम मेरी आदत को समझते हो। मैं ज़माने भर की हसीन तरीन लड़कियों से मुतासिर नहीं होता और तुम हो जाते हो। यहाँ सलमान राजी के एक बेटी का जादू मुझ पर नहीं चला, जबकि दूसरी बेटी का जादू तुम्हारे सर चढ़कर बोल रहा है। तुम यास्मीना के चक्कर में अहमक बन रहे हो। पारस ने तायद में सर हिलाकर कहा, बड़ी मजबूत दलील है, मुझे कायल हो जाना चाहिए। वाकई चकाचौंध करने वाले हुस्न शबाब के सामने अकल काम नहीं करती। मगर भाई, मेरी अकल अब अकेली नहीं है। मामा और पापा ख्याल ख्वानी के जरिए हमारे पास पहुंच गई है। उन्हें यास्मीना के बारे में मालूम हो जाएगा। मैं तो आशिक मिजाज हूं, लेकिन हमारे जजीरे में रहने या ना रहने का फैसला पापा करेंगे। इसीलिए तुम अपनी दलील के साथ इंतजार करो। हम में से कौन रास्ते पर है, यह हकीकत जल्द सामने आ जाएगी। वो खामोश रहा। पारस ने कहा, मैं नहीं चाहता तुम्हें यहाँ सलाखों के पीछे रखा जाए। क्या तुम नॉर्मल नहीं रह सकते? क्या मैं तुम्हें पागल नजर आ रहा हूं? तुम यहां से फरार होने की कोशिश करोगे या सलमान राजी के खिलाफ किसी की साजिश में शरीक हो जाओगे तो यह पागलपन होगा। वो अपनी पेशानी को सहलाते हुए बोला, जब से पापा ने मुझे दिमागी झटका पहुंचाया तब से मेरे दिमाग में वो पुरस्कार आवाज नहीं आ रही। वो आवाज सच्ची है, सीधी मेरे दिल में उतरती है, इसीलिए मैं उसकी बात पर अमल करता हूं और अमल करता रहूंगा। पारस एक गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। उसका भाई मजबूर था। वह खुद अपनी बेबसी को नहीं समझ रहा था। उसने खिड़की से बाहर देखा। उनका काफिला सलमान राजी के बंगले के सामने पहुंच रहा था। यास्मीना दूर से दौड़ती हुई पास आई, फिर पारस को मुबारकबाद देकर कहने लगी, मेरी बहन जरीना ने बताया कि अली तैमूर उससे दुश्मनों जैसा सलूक कर रहा था। तुमने जरीना को इसके चुंगल से छुड़ाया था। मेरा भाई तनवीमी अमल के ज़ेरे असर है, इंशाल्लाह वो जल्द ही नॉर्मल हो जाएगा। वो बातें करते हुए बंगले के सामने आए। सब लोग गाड़ियों से उतर आए। सिर्फ अली तैमूर बैठा हुआ था। सलमान राजी के आदमी उसके दोनों तरफ राइफलें ताने खड़े हुए थे। पारस ने पूछा, ये क्या है? राइफलें हटा लो। सलमान राजी ने कहा, बेटे बेशक ये तुम्हारा भाई है, लेकिन काबिल एतमाद नहीं। तुम्हारे पापा ने कहा था वो अभी आकर मुझसे बातें करेंगे, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। दानिशमंदी ये है कि फिलहाल इसे सलाखों के पीछे कैद रखा जाए। ये दानिशमंदी नहीं होगी। अगर अली तैमूर को सलाखों के पीछे रखोगे तो पापा से दोस्ती नहीं हो सकेगी, क्योंकि ये मुजरिम नहीं है, सहरज़दा है। क्या तुम चाहते हो मैं इसे आज़ाद छोड़ दूं? नहीं, वह सामने छोटा सा कॉटेज है, वहां अली तैमूर को नज़रबंद रखा जा सकता है। तुम्हारे आदमी कॉटेज के बाहर दिन रात पहरा देंगे। मैं तुमसे खुश हूं इसलिए तुम्हारी बात मान लेता हूं, वरना मैं अपनी बेटी के साथ जारिहाना अंदाज में पेश आने वाले को जिंदा नहीं छोड़ता। मेरे भाई के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करो। तुम इतने ही गुस्से वाले हो तो जाकर सुपर मास्टर को गोली मार दो। उसी ने अली तैमूर के दिमाग में रहकर तुम्हारी बेटी से दुश्मनों जैसा सलूक किया है। वह घूर कर देखने लगा। ऐसे वक्त कोई उसे नजरें नहीं मिला सकता था। एक तो वो जजीरे का मालिक था, दूसरे तनवीमी अमल का माहिर था। उसकी नजरें गोली की तरह लगती थीं। लेकिन पारस ने भी शमाबीनी की मशकें की थी। फिर उसकी आंखों में जहरीली कशिश थी। वह उसकी घूरती हुई आंखों में आंखें डालकर इत्मीनान से देखता रहा। दोनों की हालत ऐसी थी जैसे ही आंखों ही आंखों में जंग छिड़ गई हो और दोनों एक दूसरे को पिछाड़ने की कोशिश कर रहे हों। वहां आसपास और दूर तक खड़े हुए मुसल्ला अफराद परेशान हो गए। वो जानते थे बहुत से आंखें मिलाने वाला हराम मौत मरता है। जरीना और यास्मीना ने खानम से कहा, मम्मी ये क्या हो रहा है? प्लीज़ आप डैडी को मुखातिब करें। खानम अपने शौहर के मजाज को खूब समझती थी। अगर उसके घूरने के तसलसल को मुखातिब करके तोड़ा जाता तो मैदान छोड़ने से उसकी इंसल्ट होती, जिसे वो कभी बर्दाश्त ना करता। वो खानम पर गुस्सा उतारता और पारस पर भी टूट पड़ता। खानम तेजी से चलती हुई उनके करीब आई, फिर पारस का बाजू पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा, बेटे जरा अपनी हालत तो देखो, सुबह से कितने थके हुए हो। पारस की तवज्जो सलमान राजी से हट गई। वह बड़ी मसलियत से बोली, आइंदा इन्हें मिस्टर राजी ना कहना, तुम इनके सामने बच्चे हो, इन्हें अंकल कहा करो। सलमान राजी खुश हो गया क्योंकि खानम पारस को बच्चा कह रही थी। वो उसे बाजू से पकड़कर जरीना और यास्मीना के पास बरामदे में ले आई। फिर बोली, राजी 4 बज चुके हैं, तुम लोगों ने अभी तक लंच नहीं किया, चलो मेज पर आ जाओ। खानम किचन की तरफ गई। 4 मुसल्ला अफराद अली तैमूर को सामने वाले कॉटेज में ले जा रहे थे। जरीना टूटे हुए दिल से उसे जाते हुए देख रही थी। पारस ने यास्मीना से हाथ छुड़ाया, फिर जरीना के एक बाजू के इशारे में लेकर बंगले के अंदर जाते हुए बोला, तुम तो बहुत समझदार लड़की हो, तुम्हें महरूम रहकर भी मुस्कुराना और नाकामी को खंदा पेशानी से बर्दाश्त करना चाहिए। यास्मीना ने साथ चलते हुए कहा, जब से ये पहाड़ी से आई है मैं इसे यही समझा रही हूँ, अगर अली तैमूर के दिल में चाहत नहीं है तो तुम उसके दिल में ज़बरदस्ती चाहत पैदा नहीं कर सकोगी। वो आंसू भरे लहजे में बोली, आखिर मुझ में किस चीज़ की कमी है? मैं तौहीन के एहसास से मरी जा रही हूँ। पारस ने कहा, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं, तुम एक मुकम्मल और हसीन दोशीज़ा हो। लेकिन अली तैमूर का मिजाज मुख्तलिफ है। उसने तुम्हारी तौहीन नहीं की बल्कि इज्जत की है। वो चाहता तो मोहब्बत का फ़रेब देकर तुम्हारी मासूमियत से खेल सकता था, फिर किसी मौका पर तुम्हें छोड़कर जा सकता था। क्या तुम वो झूठ और फ़रेब बर्दाश्त कर लेती, जबकि ये सच तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा? खाने की मेज़ पर उसके मम्मी और डैडी भी थे और यही मौजू ज़ेरे बहस था।
सलमान राजी ने बेटी से कहा, तुम्हारे बाप ने तुम दोनों की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ख्वाहिश पूरी की है। ये अली तैमूर क्या चीज़ है? ये तुमसे शादी करेगा और इसी जजीरे में तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारेगा। पारस ने कहा, अंकल आपने अभी फरमाया अली तैमूर क्या चीज़ है। मैं आपकी गलत फहमी दूर कर दूं कि आपने उसे अपनी मर्जी से कैदी बनाकर रखा है। यकीन करें वो मुंहजोर तूफान है। आज मैं भी उसे रोक नहीं सकता था। पापा ने उसके दिमाग को झटके देकर कमज़ोर कर दिया था, वरना वो मुझे और जरीना को किसी न किसी तरह बेबस करके यहाँ से ले जाता और आपकी पूरी फौज देखती की देखती रह जाती। क्या तुम मेरी फौज को मिट्टी का खिलौना समझते हो? आपकी फौज ज़बरदस्त तरबियत याफ्ता है, लेकिन जरीना को यरगमाल बनाने के बाद फौज क्या कर सकती थी? क्या भूल गए आप? सब मजबूर तमाशाई बनकर रह गए थे। उसने मेज पर घूंसा मारकर कहा, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। पारस चाहता तो कराटे का एक भरपूर हाथ मारकर अभी मेज के 2 टुकड़े कर सकता था, लेकिन वाटसुरोकी की नसीहत याद थी कि कभी अपनी ताकत की नुमाइश ना करो। नुमाइशी जज्बों को हमेशा कुचलते रहो। मोहब्बत और ताकत से जीतो, दहशत तारी ना करो। एक मुलाजिम ने आकर कहा, जनाब अली तैमूर ने खाने से इनकार कर दिया है। पारस ने उसे खाने की ट्रे लेकर कहा, मैं उसे समझा मना कर खिलाऊंगा। वो ट्रे लेकर चला गया। उसके जाने के बाद खादम ने कहा, राजी तुम अपनी तरह ऐसा ही ज़बरदस्त दामाद चाहते थे। पारस दिलेर भी है, ज़हीन भी है और सच बोलते वक्त तुमसे भी नहीं डरता। क्या तुम्हें इसीलिए गुस्सा आता है कि ये तुमसे खौफज़दा नहीं है? मुझसे सारी दुनिया डरती है। ये जवान क्या चीज़ है? ये फौलाद है। अगर तुम्हारे सामने झुक जाए तो फिर तुम्हारा दामाद कहाँ रहा? अच्छा चुपचाप खाओ, दिमाग ना खराब करो। खानम उठकर सबकी प्लेटें बदलने लगी। वो बोला, बेशक मैं ऐसे ही दामाद चाहता हूँ, लेकिन मेरी बेटियों की भलाई इसी में है कि वो मेरे मामूल बनकर रहें, वरना ये आज़ाद रहेंगे तो किसी दिन यहाँ से भाग जाएंगे या फरहाद अली तैमूर इन्हें ले जाएगा। खानम ने खाना शुरू करते हुए कहा, मैं माँ हूँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि ऐसे बहादुर और होनहार दामाद हमारे कब्जे में रहें और मेरी बेटियाँ सारी जिंदगी इनके साथ इस जजीरे में हुकूमत करती रही। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। आज रात खाने के बाद इन्हें जो चाय या कॉफ़ी दी जाएगी उनमें यह साहब कमज़ोर कर देने वाली दवा हल की जाएगी। मैं तनवीमी अमल के ज़रिए दोनों को अपना ताबेदार बनाऊंगा। यास्मीना लुकमा चबाते चबाते रुक गई। उसकी मम्मी खुश नजर आ रही थी। जरीना भी मुतमईन थी, क्योंकि इस तरह वो अली तैमूर को अपना बनाकर रख सकती थी। लेकिन पारस होश हवास में रहकर यास्मीना को दिलो जान से चाहता था। ऐसी चाहत अनमोल थी, उसे मुकद्दर से मिल रही थी। वो अपने महबूब को सहरज़दा नहीं देखना चाहती थी, इसलिए सोच में पड़ गई कि उसे बाप के तनवीमी अमल से कैसे महफूज रख सके। फतह का जश्न मनाने के लिए बंगले के सामने एक बड़ा सा स्टेज बनाया गया, जहां खेल तमाशे और रक्स और मौसीकी का प्रोग्राम पेश किया जाने लगा। बंगले और स्टेज के आसपास दूर तक जगमगाती हुई रोशनियों का इंतजाम किया गया था। कई जानवर ज़िबा किए गए थे ताकि रात भर शराबो कबाब का दौर चलता रहे। यास्मीना और पारस रोशनियों की सजावट देखते हुए बंगले से जरा दूर चले आए। आसमान पर पूरा चांद निकल आया था। जजीरे में हद्दे नज़र तक चांदनी फैली हुई थी। वो उसके बाजू से लगकर बोली, सच बताओ, क्या तुम्हें जजीरे से जाने का मौका मिलेगा तो मुझे छोड़कर चले जाओगे? मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन हालात ने मजबूर किया तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो नैन्सी के साथ हो चुका है। मुझे मालूम है तुम्हारे साथ अगवा की जाने वाली औरतों ने बयान दिया है कि तुमने तिलबैब में एक अरबपति ताजिर के नवासी से शादी की थी, मगर वहां तुम मजबूर थे। तुम्हें अगवा किया गया था। तुम वहां नैन्सी को छोड़ने पर मजबूर थे। यहाँ कोई तुम्हें जजीरे से नहीं ले जा सकेगा। तुम्हारे डैडी का जो रवैया, उसके नतीजे में मेरे पापा मुझे यहाँ से ले जाएंगे। तुम्हारे डैडी टेलीपैथी का रास्ता नहीं रोक सकेंगे। क्या तुम चले जाओगे? तुम्हें शायद नहीं मालूम, मेरा दिमाग पापा की मुट्ठी में रहता है, लेकिन वो मोहब्बत करने वालों पर कभी जुल्म नहीं करते। वो मेरे साथ तुम्हें भी ले जाएंगे। क्या इन हालात में तुम अपने माँ बाप को छोड़ सकोगी? वो चलते चलते कुछ सोचते हुए बोली, मैं अपने मर्द का घर और अपने मर्द की आबाद की हुई दुनिया चाहती हूँ। मम्मी और डैडी इक़्तिदार के नशे में मेरे ख्यालात और जज्बात को नहीं समझेंगे। वो तुम्हें घर दामाद बनाकर रखना चाहती हैं। पारस, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे डैडी के ज़ेर असर हो। मैं राज की बात बता रही हूँ। वो तुम्हें और अली तैमूर को हिसाबी कमज़ोरी में मुब्तला करना चाहती हैं। आज रात के खाने के बाद चाय या कॉफ़ी में एक ज़रा रसान दवा मिलाई जाएगी, फिर तुम दोनों पर तनवीमी अमल किया जाएगा। डैडी तुम दोनों को अपना ताबेदार बनाकर रखना चाहती हैं। पारस उसकी बात सुनकर चौंक गया। फिर इस वॉच को देखते हुए बोला, 8 बज रहे हैं, हमें वापस चलना चाहिए। मैं महफिल में जाकर तुमसे दूर रहना नहीं चाहती। हम रात के खाने के बाद फिर चहलकदमी के बहाने यहाँ आएंगे। अभी मुझे अली तैमूर के पास जाना चाहिए। मैं उसे एहसाब शिकन दवा से महफूज रखना चाहता हूँ। तुम पहले अपनी फ़िक्र करो, वह तुम्हें भी धोखे से दवा पिलाएंगे। मैं अपनी भी फिक्र करूंगा, चलो। वो एक दूसरे का हाथ थामकर वापस बंगले की तरफ जाने लगे। वो बोली, मुझे डर लग रहा है कहीं डैडी समझ ना लें कि मैंने दवा वाली बात तुम्हें बताई है। उन्हें मालूम नहीं होगा। जब तुम उनकी कोशिश नाकाम बनाओगे तो वो मुझ पर शुबा करेंगे। तुम फिक्र ना करो, मैं उन्हें शुबा करने का मौका नहीं दूंगा। बंगले की सिमत से नाचने गाने और कहके लगाने की आवाज़ें दूर दूर तक गूंज रही थीं। वो लोग जश्न मना रहे थे। थोड़े थोड़े वक्फे से हवाई फायरिंग भी कर रहे थे। वो दोनों उस कॉटेज की तरफ आए जहां अली तैमूर को नज़रबंद रखा गया था। वो खिड़की की सलाखें थामे हुए था।
जरीना खिड़की के बाहर खड़ी उसे बातें कर रही थी। वो यास्मीना और पारस को देखकर जाने लगी। पारस ने कहा, यास्मीना तुम बहन के साथ जाओ, मैं अभी आता हूँ। वो जरीना के साथ चली गई। पारस ने खिड़की के पास आकर कहा, मैं तुमसे ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। बोलो। मैं कैद में रहकर भी कानों से सुन लेता हूँ। तुम कैदी नहीं हो। मैं ये कहने आया हूँ कि तुम यहाँ मेरे बगैर खाने से इनकार कर दिया करो। इसके पीछे तुम्हारा कोई मकसद होगा। मैं नहीं चाहता यहाँ कोई दुश्मन तुम्हारे खाने को जर्र रसां बनाए। मैं तुम्हारे साथ खाया करूँगा तो सलमान राजी हमारा खाना अच्छी तरह चेक करके भेजा करेगा। वो अभी अली तैमूर को सही बात नहीं बताना चाहता था। अंदेशा था कि वो फिर सुपर मास्टर के जेर असर होकर सलमान राजी को बता दे कि चाय या कॉफ़ी को नुकसानदेह बनाया गया है, और ये बात पारस ने बताई है। यूं सलमान राजी समझ लेगा कि पारस को यास्मीना ने बताया होगा। अली तैमूर सर झुकाए सोच रहा था। फिर उसने पूछा, आज कौन सा दिन है? ये हफ्ते की रात है। क्या कोई खास बात है? हाँ, मैं बेचैनी महसूस कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा अमल आकर मुझ पर तनवीमी अमल करे, क्योंकि इस अमल की ख्वाहिश शिद्दत इख्तियार कर रही है। पारस ने कहा, इसका मतलब है तुम्हारे दिमाग को हर हफ्ते तनवीमी अमल का पाबंद बनाया गया है। ये अमल ना हो तो तुम बेचैनी महसूस करने लगते हो। हाँ, कुछ ऐसी ही बात है। फिर तो अच्छी बात है। सुपर मास्टर पापा के खौफ से तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा। अगर सुपर मास्टर के किसी अमल ने तुम पर तनवीमी अमल किया था तो वो इस जजीरे में नहीं होगा। यूं दोबारा अमल ना होने के नतीजे में तुम उसके असर से निकलते रहोगे। एक मुसल्ला पहरेदार ने आकर कहा, मिस्टर पारस, हमारे बॉस ने आपको याद किया है। उसने कहा, अच्छी बात है अली, मैं जा रहा हूँ। खाने के वक्त मुलाकात होगी। जाओ, मगर जरीना को समझाओ, वो मेरे पीछे पड़ गई है। अगर हमारे मुकद्दर में तवील जिंदगी है तो पता नहीं कितनी हसीन दोशीज़ाएं मेरे खूबरू भाई पर जान देती रहेंगी। मैं किस किस को समझाऊंगा? भाई ये तुम्हारा मामला है, तुम समझो। मैं तो किसी हसीना का दिल तोड़ना गुनाह समझता हूँ। अली तैमूर ने कहा, इंसानी तारीख उठाकर पढ़ो। जहाँ मौत नाकाम होती है वहाँ हसीन औरत की मकारी मार डालती है। पापा टेलीपैथी ना जानते तो कोई हसीना उनकी फातिहा पढ़वा चुकी होती। वो तो बचते नहीं, मगर तुम किसी लड़की की आगोश में ज़रूर मरोगे। ज़रा गौर करो वो मौत कितनी हसीन होगी। जाओ, भाग जाओ यहाँ से, गधे कहीं के। वह हंसता हुआ बंगले की तरफ जाने लगा। यास्मीना एक जगह नीम तारीकी में खड़ी हुई थी। वहां से वो कॉटेज नजर आ रहा था जहां अली तैमूर खिड़की के अंदर और पारस खिड़की के बाहर खड़ा हुआ था। वो धड़कते हुए दिल पर हाथ रखे उससे छीनने झपटने वाले को देख रही थी। उसको देख देख कर दिल नहीं भरता था। स्टेज की तरफ से कह के सुनाई दे रहे थे। वहां दिलचस्प तमाशा हो रहा था। सलमान राजी हाथ में जाम लिए तमाशाइयों की भीड़ से गुजर रहा था। अपने मातहतों से कह रहा था, पारस कहाँ है? अभी तक क्यों नहीं आया? जाओ, उसे उठाकर मेरे पास ले आओ। उसकी बात पर खानम, जरीना और यास्मीना हंसने लगी। उसने पूछा, क्यों हंस रही हो? पारस ने कहा, हंसने की बात ही है, मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ और आप मुझे ढूंढते फिर रहे हैं। उसने पलट कर देखा, फिर डांट कर पूछा, तुम मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे? फर्माबरदार बच्चों को बुजुर्गों के पीछे रहना चाहिए। वो एकदम से खुश होकर बोला, शाबाश, इसे कहते हैं फर्माबरदार दामाद। वो पारस का बाजू पकड़कर खींचता हुआ स्टेज की तरफ ले जाते हुए बोला, मेरे वफादारों, मेरे जानिसारों, देखो ये मेरा होने वाला दामाद है। ये मेरी तरह दलेर है, तनहा पूरी फौज पर भारी पड़ता है। वो उसे लेकर स्टेज पर आ गया। कहने लगा, इसे अच्छी तरह पहचान लो। ये इस जजीरे का आइंदा मालिक होगा, बल्कि एक नहीं दो मालिक होंगे। इसका भाई अली तैमूर सुपर मास्टर की टेलीपैथी का शिकार है। मैंने उसे कॉटेज में नजरबंद कर रखा है। मेरे लिए वो भी पारस जैसा है। मैं उसे दुश्मनों के शहर से निकालकर अपना दामाद बनाऊंगा। तुम लोगों ने आज इसे दुश्मन के रूप में देखा है, लेकिन वह जल्द ही मेरा ताबेदार बन जाएगा। पारस को उसकी यही बात बुरी लगती थी। वो दोनों भाई अपने टेलीपैथी जानने वाले वालिदैन की आयद करदा पाबंदियों में नहीं रहते थे, और ये कम वक्त उन्हें ताबेदार बनाकर रखना चाहता था। वो कह रहा था, जब मेरे घर में बेटियां पैदा हुई तभी मैंने फैसला कर लिया था कि मेरे होने वाले दामाद मेरी तरह जिस्मानी तौर पर शाजोर होंगे और दिमागी तौर पर मेरी तरह ज़हीन और चालाक होंगे। सुना है ये अच्छे निशानेबाज हैं। अगर इनमें कमी होगी तो मैं सिखा दूंगा। मैं ससुर बनने से पहले इनका उस्ताद बनकर अपनी तरह हर फन मौला कर दूंगा। मुसल्ला मातियतों के एक अफसर ने कहा, बॉस, आपके हाथ में बंदूक हो तो दुश्मन की मौत यकीनी होती है, क्योंकि आपका निशाना कभी नहीं चूकता। आज खुशी के मौका पर हम सबकी ख्वाहिश है कि आप सच्ची निशानाबाजी का मुजाहरा करें। सब लोग हाथ उठाकर तायीद करने लगे। सलमान राजी ने फख्र से पारस को देखा, फिर कहा, आज फतह की खुशी में तुम लोगों की किसी बात से इनकार नहीं करूंगा। टारगेट बनाओ और 2 अच्छे रिवॉल्वर लाओ। पारस भी निशाना लगाएगा। फिर उसने करीब आकर पारस के शाने पर हाथ मारकर कहा, बेटे, इतने मजमा में अपने हवास बहाल रखोगे तो सही निशाना लगा सकोगे। वैसे मैं तुम्हें गाइड करूंगा। अंकल, मैं अपने हवास में हूं, मगर आपने कितनी पी रखी है? हंसते हुए बोला, मेरे पीने पर ना जाओ, मैं नशे में भी सही निशाना लगाता हूं। वो दोनों स्टेज पर खड़े हुए थे। उनसे 15 फुट के फासले पर एक टारगेट बोर्ड लाकर रखा गया। पारस और सलमान राजी को भरा हुआ एक एक रिवॉल्वर दिया गया। सलमान राजी ने टारगेट की तरफ पुश्त की, फिर तमाशाइयों की तरफ रुख करते हुए कहा, मैंने सिर्फ एक बार टारगेट को देखा है, अब फौरन पलटते ही फायर करूंगा। मेरी गोली दायरे के ठीक दरमियाने नुक्ते में पेवस्त हो जाएगी। उसने कहने के मुताबिक फौरन पलटकर गोली चलाई।
दरमियानी नुक्ते में सुराख हो गया। पूरा मजमा उछल उछल कर तालियां बजाने लगा। उसने फखर से मुस्कुराते हुए पारस से कहा, देखो बेटे, इसे कहते हैं निशाना, तुम भी कोशिश करो। पारस ने मजमा की जानिब देखते हुए कहा, यहाँ बेशुमार हसीन और जवान लड़कियां हैं, उनमें से किसी के पास लिपस्टिक जरूर होगी। दहशतगर्दी की ट्रेनिंग हासिल करने वालियां आमतौर पर मेकअप नहीं करती थीं, हमेशा मर्दाना लिबास में रहती थीं। आज जश्न मनाने के लिए सबने ब्लाउज स्कर्ट पहना हुआ था, मेकअप भी किया था। कितनी ही लड़कियों ने लिपस्टिक निकाल कर दिखाई। पारस ने कहा, मुझे एक चाहिए। एक लड़की ने लिपस्टिक उछाली, उसने कैच की, फिर टारगेट बोर्ड के पास आया। सलमान राजी ने जिस नुक्ते पर सुराख किया था उसके चारों तरफ वो छोटे छोटे और नुक्ते बनाने लगा। सब लोग खामोशी से उसे देख रहे थे। उसने सर उठाकर ऊपर की जानिब देखा। स्टेज के पर्दे को 3 जगह रस्सियों से बांधा गया था। उसने रिवॉल्वर उठाकर दरमियानी रस्सी पर फायर किया। रस्सी गिरहा की जगह से टूटकर नीचे झूलने लगी। सलमान राजी ने पूछा, क्या वाकई बदहवास हो गए हो, ये क्या कर रहे हो? उसने रस्सी के निचले सिरे को अपनी कमर से बांध लिया। फिर बुलंद आवाज में कहा, टारगेट पर दरमियानी नुक्ते के चारों तरफ 5 सुरख नुक्ते बने हुए हैं। मैं इस रस्सी से बंधा हुआ तेजी से गोल घूमता रहूंगा और उन 5 सुरख नुक्तों पर सुराख करता जाऊंगा, क्योंकि मेरी रिवॉल्वर में अब 5 गोलियां रह गई हैं। सारा मजमा मक्खियों की तरह भिन भिनाने लगा। कोई यकीन करने को तैयार नहीं था कि इस तरह कोई सही निशाना लगा सकता है। सब एक दूसरे से कुछ न कुछ कह रहे थे। सलमान राजी ने कहा, तुम्हारा दिमाग चल गया, इस तरह घूमकर निशाना लगाओगे तो गोलियां हम में से किसी एक को भी लग सकती हैं। वह रस्सी से बंधा हुआ गोल घूमता हुआ बोला, जिसे जान का खौफ है वो जमीन पर लेट जाए। वह स्टेज पर पांव टेकता जा रहा था और गोल घूमता जा रहा था। सबके सब जमीन पर लेट गए, मगर सर उठाकर देख रहे थे। उनके घूमते रहने से जब रस्सी पूरी तरह बल खा गई तो उसने जमीन पर से पांव उठा लिए। अब वो रस्सी वापस घूम रही थी। इसके साथ वो भी गोल चक्कर खा रहा था और ठाएं ठाएं की आवाज के साथ फायर करता जा रहा था। उसका हिसाब बिल्कुल दुरुस्त था। वो आधे सेकंड में एक चक्कर पूरा करके टारगेट की तरफ रुख करता था। इतनी तेजी से घूमते हुए दुरुस्त हिसाब रखना बच्चों का खेल नहीं होता, मगर वो दोनों भाई बचपन से ये खेल खेलते आए थे। 5वीं गोली चलाने के बाद वो जमीन पर पांव टेक कर रुक गया। अपनी कमर से रस्सी खोलने लगा। सब लोग उठकर देख रहे थे। उन 5 सुरख नुक्तों में सुराख हो चुके थे। वो सब के सब इस कदर हैरान थे कि तालियां बजाकर दाद देना भूल गए थे। सलमान राजी बेयकीनी से कभी टारगेट को और कभी पारस को देख रहा था। फिर सबसे पहले यास्मीना ने ताली बजाई। इसके साथ ही सब के सब चौंक कर तालियां बजाने लगे। सलमान राजी एक सिरे से दूसरे सिरे तक तालियां बजाने वालों को देख रहा था और यूं गहरी गहरी सांसें ले रहा था, जैसे पारस ने भरे मजमा में उसे उठाकर पटक दिया हो। वो जिंदगी की आखिरी सांस तक कोशिश करता तब भी होने वाले दामाद की तरह ऐसी हैरत अंगेज और नाकाबिल यकीन निशानाबाजी का मुजाहरा नहीं कर सकता था। यह उसके बचपन की आदत थी, कभी किसी से शिकस्त तस्लीम नहीं करता था। उसने रफ्ता रफ्ता खुद को इतना शाहजोर, दहशतनाक और साहिब इक़्तिदार बना लिया था कि कोई उसे किसी मामले में कमतर बनाने की जरूरत नहीं कर सकता था। आज पहली बार एक नौजवान उसे कमतर बना रहा था। उसका दिमाग चीख चीख कर कह रहा था, अगर उसने पारस को अभी किसी मामले में नीचा ना दिखाया तो बरसों का रोब और दबदबा खाक में मिल जाएगा। वह जजीरे का मालिक और हाकिम होकर किसी से नजरें नहीं मिला सकेगा। अब अपनी इज्जत रखने का यही एक तरीका रह गया था कि किसी तरह पारस की इंसल्ट की जाए और यह सारा मजमा जो तालियां बजा रहा है उसका मजाक उड़ाने लगे। उसने शराब की 2 बोतलें मंगवाईं। हुक्म की फौरन तामील की गई। स्टेज पर एक मेज लाकर रखी गई। उस पर 2 भरी बोतलें, 2 गिलास और 4 सोडा वाटर की बोतलें लाकर रखी गईं। सलमान राजी ने कहा, मेरे वफादारों और जानिसारों, तुमने अभी हैरत अंगेज निशानाबाजी देखी है। मैं भी ऐसा ही कमाल दिखा सकता हूं, लेकिन अभी नशे में हूं। यह नौजवान साबित करना चाहता है कि मुझसे हर मामले में आगे है। उसने दोनों बोतलें उठाकर कहा, यह शराब से भरी हुई हैं, मैं आधी बोतल पीऊंगा। यह नौजवान मुझसे आगे रहने के लिए पूरी 1 बोतल पिएगा। कुछ लोगों ने तालियां बजाई, कुछ ने हैरानी का इजहार किया। सलमान राजी ने कहा, अगर तुम लोगों में से कोई 1 बोतल पूरी पीने का मुजाहरा करेगा तो ये नौजवान उससे भी आगे रहने के लिए 2 बोतल पिएगा। पारस ने करीब आकर आहिस्तगी से कहा, अंकल ये आप क्या कह रहे हैं? शराब हराम है और आप मुझे हराम चीज़ पीने पर मजबूर करना चाहते हैं। वो बोला, जो चीज़ मैं पीता हूँ वो मेरे लिए हराम नहीं होती, तुम्हारे लिए भी हराम नहीं है। अब मैदान छोड़कर भागने का बहाना न करो। तुमने मुझे निशानाबाजी में नीचा दिखाने की कोशिश की है। अब पीने के मुकाबले में भागोगे तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और ज्यादा पीने की हमाकत करोगे तो सबके सामने नशे में औंधे मुंह गिरोगे। तुम्हारे बचाव का कोई रास्ता नहीं। वो हंसने लगा। फिर उसने अपनी बोतल खोली, 1 गिलास में डबल पैक बनाया, फिर सोडा वाटर की बोतल खोलने लगा। पारस ने बुलंद आवाज से कहा, माई अंकल, नए या नाड़ी पीने वाले विस्की में सोडा मिलाकर पीते हैं। आप तो पीने में मास्टर हैं, आपको सोडा या पानी मिलाए बगैर पीना चाहिए। सलमान राजी ने विस्की से पूरा गिलास भर लिया, फिर उसे उठाकर मजमा को दिखाते हुए बोला, कुछ मिलाए बगैर पीना गोया आग को हलक से उतारना है। मैं तो पुराना पापी हूं, इसे किसी तरह पी जाऊंगा, लेकिन इस नौजवान को भी कुछ मिलाए बगैर पीना होगा। अगर मुझे नशा हो जाए तो तुम सब मिलकर इसे जबरदस्ती पिलाना। मैं होश में आने के बाद इसका अंजाम देखूंगा। खानम तेजी से चलती हुई स्टेज के करीब आई। दोनों लड़कियां जरीना और यास्मीना भी उसके साथ थीं। वो बोली, राजी तुम्हें क्या हो गया?
खालिस विस्की हलक से उतरते ही आग हो जाती है। दिन रात पीने वालों का भी सर घुमा देती है। तुम अपने होने वाले दामाद से दुश्मनी कर रहे हो। वो बोला, ये दुश्मनी नहीं, दोस्ताना मुकाबला है। ये मगरूर जवान मुझसे हर मुकाबले में सबकत ले जाना चाहता है, फिर तुम एतराज़ करने क्यों आई हो? यास्मीना ने कहा, डैडी, अगर पारस मुकाबला ना करना चाहे और अपनी शिकस्त तस्लीम कर ले तो क्या बात खत्म हो जाएगी? पारस ने कहा, यास्मीना तुम्हें क्या हो गया है? मैं मर्द हूँ, शिकस्त तस्लीम करके तुम्हारा सर नहीं झुकाऊंगा। अगर तुम्हें शिकस्त खाने वाला मर्द पसंद है तो मेरा ख्याल दिल से निकाल दो। वह चुप रही, उसे परेशान होकर देखने लगी। उसने बोतल खोली, फिर उसे एक हाथ में बुलंद करते हुए कहा, अंकल को शुबह है कि इन्हें नशा होगा तो मैं पीने से भाग जाऊंगा, लिहाजा पहले मैं पीता हूँ। लोग एक छोटा सा जाम उठाकर किसी के नाम पर पीते हैं, मैं ये पूरी बोतल अपनी यास्मीना के नाम से पी रहा हूँ। वो बोतल को मुंह से लगाकर गटागट पीने लगा। सब उसे फिर एक बार हैरानी से देखने लगे। सुलेमान राजी का ख्याल था कि वो 2-4 घूंट के बाद ही बोतल मुंह से हटा लेगा। ये पीने वाले जानते कि खालिस विस्की किस तरह हलक में अंगारे भरती है और सीने में आग लगाकर रख देती है। फिर देखते ही देखते ऐसा नशा तारी होता है कि पीने वाला अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह सकता। अक्सर जोश में आकर पीने वाला अपना ज़हनी तवाज़ुन खो देते हैं। उन्हें बड़ी मुश्किलों से नॉर्मल हालत में लाया जाता है। यास्मीना ने धड़कते हुए दिल पर हाथ रख लिया था। आहिस्ता आहिस्ता स्टेज की तरफ बढ़ रही थी ताकि वह चकरा कर गिरे तो उसे अपनी रेशमी बाहों में थाम ले। सलमान राजी आंखें फाड़ फाड़ कर दिख रहा था। बोतल जूं की तूं मुंह से लगी हुई खाली होती जा रही थी। आंखों से देखकर यकीन नहीं आ रहा था कि तमाम खालिस विस्की पारस के अंदर चली गई है। उसने एक आखिरी घोंट हलक से उतारकर बोतल को मुंह से अलग किया, फिर उसे उलटकर लोगों को दिखाया कि वो खाली हो चुकी है। तालियों का शोर देर तक और दूर तक गूंजने लगा। लोग उसे तारीफी नजरों से देख रहे थे और अब उसके चकराकर गिरने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन वो अपने पैरों पर खड़ा मुस्कुरा रहा था, सीने पर हाथ रखकर सर झुका झुकाकर दाद वसूल कर रहा था। फिर वो सलमान राजी के करीब आया। उसने भरा हुआ गिलास उठाकर मजमा को दिखाया। सब खामोश हो गए। वो बोला, आपने देखा, मैंने पूरी बोतल खाली कर दी, इसके बावजूद नॉर्मल हूं। मेरी जुबान भी नहीं लड़खड़ा रही है। अब मैं अंकल से दरख्वास्त करूंगा कि अपने हिस्से का गिलास खाली कर दें। लोग अपने आका के लिए तालियां बजाने लगे। सलमान राजी ने मजबूर होकर गिलास हाथ में लिया। वो गिलास खाली करने के बाद पारस से कमतर रहता, क्योंकि गिलास और बोतल में बड़ा फर्क होता है। लोगों की तालियों ने उसे पीने पर मजबूर कर दिया। उसने गिलास को होंठों से लगाया। पारस ने बुलंद आवाज से कहा, लोगों तवज्जो से देखो, अंकल मेरी तरह गिलास को खाली किए बगैर होंठों से अलग नहीं करेंगे। फिर तालियां बजने लगी। सलमान राजी ने दिल ही दिल में होने वाले दामाद को गाली दी, फिर घटाघट पीने लगा। चंद घूंट में ही हलक और सीने की जलन नाकाबिले बर्दाश्त हो गई, मगर गिलास को खाली किए बगैर हटाने से जो बेइज्जती होती उसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने आंखें बंद कर ली, सांस रोक ली, फिर खुद पर जबर करते हुए जल्दी जल्दी गिलास को खाली कर दिया। लोग अपने आका को खुश करने के लिए तालियां बजा रहे थे। उसने आंखें खोली तो सर जरा सा चकरा गया। आंखों के सामने तमाम लोग इधर से उधर डोलते दिखाई दे रहे थे। पारस ने दिल ही दिल में कहा, बेटे, अब तुम तनवीमी अमल करने के काबिल नहीं रहे। आज अली तैमूर तुमसे महफूज रहेगा। वो खाली गिलास में विस्की उंडेलने लगा। सलमान राजी ने घबरा कर पूछा, ये क्या? मैं और नहीं पीऊंगा। खानम ने कहा, पारस ये क्या कर रहे हो? राजी को और ना दो। वो बोला, आंटी अभी मुकाबला खत्म नहीं हुआ है। अगर आप खत्म कराना चाहती हैं तो अंकल से इसी तरह शिकस्त तस्लीम करने के लिए कहिए जिस तरह यास्मीना ने मुझसे कहा था। मैंने औरत की बात नहीं मानी, शायद अंकल मान लें। वो अपनी बातों से सलमान राजी को तैश दिला रहा था। उसकी खोपड़ी में खालिस विस्की पहले ही चीख रही थी। नशा तेजी से गालिब आ रहा था। वो गरज कर बोला, मेरा नाम सलमान राजी है। मैं वो दिलेर बागी हूं जिसे लीबिया की हुकूमत आज तक जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार न कर सकी। मैं वो शाहजोर हूं जिसे सुपर मास्टर की हुकूमत ने यह जजीरा जागीर के तौर पर इनाम में दिया है। मैं यहाँ 2500 दहशत गर्दों पर हुकूमत करता हूँ और ये कल का छोकरा मुझे शिकस्त तस्लीम करने को कह रहा है। हरगिज़ नहीं। मैं ये मुकाबला जीत कर इस दुश्मन छोकरे को गोली मार दूंगा। उसने अपनी बर्तरी दिखाने के लिए गिलास लिया, फिर उसे होंठों से लगाकर पीने लगा। अक्सर लोग जो जिंदगी भर कामयाबियां हासिल करते रहते हैं वो भूल जाते हैं कि बुढ़ापा उन्हें कमज़ोर बना देता है। सलमान राजी 50 बरस का हो चुका था। अब उसमें इतना हौसला नहीं था कि 2 गिलास खाली विस्की के तेज नशे को बर्दाश्त कर पाता। दूसरा गिलास खाली होने से पहले उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ा। वो भी लड़खड़ाया, मगर गिरने से पहले ही पारस ने उसे सहारा दे दिया। दूसरी तरफ से खानम ने आकर थाम लिया। फिर वो मजमा को मुखातिब करते हुए बोली, तुम लोग खेल तमाशे जारी रखो, मैं थोड़ी देर बाद आकर दिलचस्पी लूंगी। 2 हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स ने आकर सलमान राजी को उठा लिया, फिर बंगले में ले जाने लगे। खानम ने घूर कर पारस को सर से पांव तक देखा। उसने पूछा, आंटी क्या बात है? वो सख्त लहजे में बोली, मेरे साथ आओ। वो अपनी बेटियों के साथ जाने लगी। पारस उनके पीछे था। यास्मीना अपनी रफ्तार सुस्त करके पारस के शाना बशाना चलते हुए बोली, मैं तुम पर जितना फख्र करूं उतना ही कम है। खुशी से मेरे पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। सारी दुनिया में मेरे महबूब की मिसाल नहीं मिल सकती, लेकिन तुमने डैडी को शिकस्त देकर बहुत बड़ी गलती की है। वो होश में आने के बाद तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। तुमने उन्हें अच्छी तरह नहीं समझा है, मैं समझती हूँ, और तुम्हारे लिए खतरा महसूस कर रही हूँ। खानम जरीना के साथ आगे आगे चल रही थी। उसने पलट कर देखे बगैर डांट कर कहा, यास्मीना चलो इधर आओ। उसने बेबसी से पारस को देखा।
फिर आगे बढ़कर माँ के साथ चलने लगी। दोनों बॉडीगार्ड्स ने सलमान राजी को उसकी ख्वाबगाह में लाकर लिटा दिया। 2 मुलाजिम और आ गए थे। अपने आका को लीमू का रस पिला रहे थे। वो इस कदर मदहोश था कि खुद पी नहीं सकता था। उसके हलक में चमचे से जबरदस्ती लीमू का रस पहुंचाया जा रहा था। सर पर बर्फ की थैली रखी जा रही थी। थोड़ी देर बाद वो क्या करने लगा। मुलाजमों ने उसे उठाकर फिर ख्वाबगाह में पहुंचाया। उसका लिबास तब्दील किया। उसे गहरी नींद आ गई। वो खराटे ले रहा था। पारस ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था। खानम उसके सामने कुछ फासले पर आकर खड़ी हो गई। फिर सर्द लहजे में बोली, सैकड़ों अफराद ने तुम्हें पूरी एक बोतल पीते हुए देखा है। क्या वो शराब नहीं थी, पानी था? पूरा मजमा गवाह है वो खालिश शराब थी। फिर तुम नॉर्मल कैसे हो? राजी थोड़ी और पीता तो उसका दिमाग उलट जाता, मगर तुमने उससे कई गुना ज्यादा पी। तुम बेहोश नहीं हुए। तुम जरा बराबर नशे में नहीं लगते। आंटी, किसी को एक छोटे पैक से नशा हो जाता है, किसी को एक बोतल से भी नहीं होता। मैं हल्का हल्का सुरूर महसूस कर रहा हूँ। 2 बोतलें और पीने के बाद मुझे कुछ नशा होगा। उसने हैरानी से पूछा, यानी 3 बोतलों के बाद कुछ नशा होगा? जी हाँ, 6 बोतलों के बाद अच्छा खासा नशा होता है। मैंने बड़े बड़े पीने वाले देखे हैं, लेकिन आज तक खालिस विस्की की 6 बोतलें पीते हुए ना किसी को देखा, ना किसी से सुना। तुम इंसान की नहीं, शैतान की औलाद हो। मैं फरहाद अली तैमूर की औलाद हूँ। तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि एक औरत हो। अगर कोई मर्द मेरे बाप को शैतान कहता तो मैं उसका मुंह तोड़ देता। वो एकदम से बिफर कर बोली, तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? तुम कहना चाहते हो कि मेरा मुंह तोड़ सकते हो? मैं अभी तुम्हारी खाल खींच लूंगी। वो पाँव पटकती हुई दूसरे कमरे में गई। फिर बिजली के तार से बना हुआ एक चाबुक ले आई। जरीना और यास्मीना उसके तरफ चलते हुए कह रही थी, मम्मी ये इंसाफ और इंसानियत नहीं है, गुस्सा थूक दीजिए। पारस ने कोई कसूर नहीं किया। वो डांट कर बोली, यू शट अप, मुझसे दूर रहो। जरीना पारस के सामने ढाल बनकर बोली, मैं मानती हूँ डैडी ने बड़े लाड प्यार से हमारी परवरिश की है, लेकिन जब मुझे अगवा किया जा रहा था तब डैडी और उनकी पूरी फौज बेबस हो गई थी। मुझे सिर्फ पारस ने जान पर खेल कर बचाया है। इस बात को अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे और आपने इतना बड़ा एहसान भुला दिया। वो नागवारी से बोली, जो हमारे जजीरे में रहता है और हमारा खाता पीता है उसका कोई एहसान नहीं होता। हमारे ये फौजी जो जजीरे की हिफाजत करते हैं और दुश्मनों से लड़ते हुए हमारी सलामती के लिए जान देते हैं, तो क्या हम उनका भी एहसान मानते रहें? जरा कल की बात करो। हमारी हिफाजत करना, हमारे अहकामात की तामील करना उनकी ड्यूटी है और ये अपना फ़र्ज अदा करते हैं, एहसान नहीं करते। यास्मीना ने कहा, पारस किसी का मातियत या मुलाजिम नहीं है, ये आपका होने वाला दामाद है और आप दामाद से भी गुलामों जैसा सलूक करना चाहती हैं। खानम ने उसे घूर कर देखा, फिर कहा, अभी इस रिश्ते की बात ना करो। जिस तरह एक जानवर को चाबुक मारकर सुधाया जाता है, इसी तरह तुम्हारे डैडी अपनी ठोकरों से इसे समझाएंगे कि हमारे दामाद को यहाँ सर झुकाकर रहना चाहिए। पारस ने नागवारी से खानम को देखा, फिर कहा, मैं जवाबन सख्त बात कह सकता हूँ, लेकिन तुम मेरी यास्मीना की माँ हो, मैं गुस्ताखी नहीं करूंगा। खानम ने कहा, राजी के होश में आने तक गुस्ताखी कर सकते हो, उसके बाद तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। उसने मुसल्लम मुहाफिजों को बुलाकर कहा, इस मगरूर को अली तैमूर के साथ कैदी बनाकर रखो। यास्मीना ने पूछा, मम्मी ये आप क्या कर रही हैं? पारस का जुर्म क्या है? तुम्हारे बाप की जान बच गई इसलिए तुम्हें पारस का जुर्म समझ में नहीं आ रहा? क्या इसने तुम्हारे बाप की अना और बर्तरी को भड़काकर उसकी बर्दाश्त से ज्यादा खालिस विस्की पीने पर उसे मजबूर नहीं किया? ये चाहता था कि इस तरह राजी मर जाए, मुकाबले का मुकाबला रहेगा, इस पर इल्ज़ाम नहीं आएगा, फिर ये तुमसे शादी करके इस जजीरे का मालिक बन जाएगा। जरीना ने कहा, मम्मी ये इंसाफ नहीं है। डैडी ने पहले इसे एक बोतल खालिस विस्की पीने के लिए चैलेंज किया था। बकवास मत करो, अपने कमरों में जाओ। और तुम लोग मुंह क्या देख रहे हो? इस मुजरिम को यहाँ से ले जाओ। मुसल्ला गार्ड्स आगे बढ़े। पारस ने कहा, रुक जाओ, मुझे पकड़ कर ले जाना चाहोगे तो मैं कभी हाथ नहीं आऊंगा, लिहाजा मुझसे दूर रहना, मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा। मुसल्ला गार्ड्स ने खानम को सवालिया नजरों से देखा। वो बोली, ठीक है, इसे खुद जाने दो, मगर मोहतात रहो। पारस ने यास्मीना पर एक नजर डाली। वो बड़ी मोहब्बत और बेबसी से देख रही थी। वो आगे बढ़ गया। मुसल्ला गार्ड्स उसके पीछे जाने लगे। ऐसे वक्त में ख्याल ख्वानी के जरिए सुपर मास्टर के दिमाग में आता जाता रहता था, फिर उसके जरिए दूसरे अहम अफराद तक पहुंचता रहता था। इस दौरान मौका मिलने पर दोनों बेटों के पास भी आता रहता था। मैंने पारस को मुखातिब करते हुए पूछा, ये क्या हो रहा है बेटे? उसने कहा, पापा ये सलमान राजी खार दिमाग है, हमें तनवीमी अमल के जरिए हमेशा ताबेदार बनाकर रखना चाहता है। थोड़ी देर पहले इसने खुद मुझे निशानेबाजी और शराब नोशी के मुकाबले के लिए चैलेंज किया था। मैंने हैरानी से पूछा, क्या तुमने इसके मुकाबले में शराब पी? हाँ पापा, ये मेरे लिए हराम नहीं है क्योंकि मुझे नशा नहीं होता। मैं भूल गया था। मुझे फौरन याद आया कि मारिया के जहर ने इंतहाई नशे को भी पारस के लिए पानी कर दिया है। उसने मुझे मुख्तसर तौर पर बताया कि अभी उसके साथ क्या हो रहा है। वह बंगले से निकलकर मजमा के दरमियान से गुजरता जा रहा था। सलमान राजी ने फतह का जश्न मनाने के लिए कैदियों को भी स्टेज तमाशा दिखाने की इजाज़त दी थी। उनके हाथों में हथकड़ियाँ डालकर मुसल्लम आतियतों की निगरानी में एक तरफ बिठाया गया था। वहाँ किमी कार्बन भी हथकड़ियाँ पहने बैठी हुई थी। पारस को देखकर उठ गई, हैरानी से बोली, पारस ये दोनों तुम्हारे पीछे राइफलें क्यों ताने हुए हैं? वो बोला, मैंने इनके आका की खोपड़ी उलट दिया, इसलिए कैदी बनाया गया हूँ। सलमान राजी होश में आने के बाद मेरे लिए सजा तजवीज़ करेगा। वह नफरत से बोली, ये लोग एहसान फरामोश हैं, मैं तुम्हारे खिलाफ ये ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगी। नहीं किमी, कोई ऐसा कदम ना उठाना जिससे तुम्हें जानी नुकसान पहुंचे। मैं अपने बचाव का रास्ता निकाल लूंगा। मैंने पारस से कहा, इस औरत से कहो मैं थोड़ी देर बाद इससे दिमागी रब्ता कायम करूंगा।
उसने करीब होकर किमी के कान में कहा, मेरे पापा तुम्हारे दिमाग में जल्दी आएंगे। उनके कोड वर्ड्स हैं, फरहाद टू किस योर माइंड। खानम ने बरामदे से डांट कर पूछा, इन कैदियों को बातें करने की इजाजत क्यों दी जा रही है? उस औरत को ले जाओ। दो मुसल्लम मातियतों ने किमी को पकड़कर पीछे हटा लिया। पारस कॉटेज की तरफ जाने लगा। मैंने किमी कारमन के मुतल्लिक पूछा। उसने मुख्तसर तौर पर बताया कि जिस जजीरे से उसे अगवा किया गया था उसमें किमी एरो होस्टेस थी। वो बहुत ज़बरदस्त फाइटर है। पहले सुपर मास्टर की वफादार थी, बाद में पारस ने उसकी जान बचाई तो वो सुपर मास्टर से बदजन होकर उसकी हमायती और दोस्त बन गई। पारस को उस कॉटेज में पहुंचाकर दरवाज़ा बंद कर दिया गया। अली तैमूर ने मुस्कुरा कर कहा, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। वह एक कुर्सी पर बैठकर बोला, दोस्त हों या दुश्मन, सब यही चाहते हैं कि हम दोनों भाई एक जगह रहें, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया हूं। मैंने अली तैमूर के पास आकर कोड वर्ड्स दोहराए, फिर कहा, मुझे यकीन है तुम तनवीमी अमल के असर से निकल रहे हो। उसने पूछा, ये आपने कैसे जान लिया? मैं उस पुरस्रार आवाज़ तक पहुंच गया हूं जिससे तुम्हारा दिमाग मुतासिर था। अब वो आवाज़ तुम्हें कभी सुनाई नहीं देगी। वो दरअसल सुपर मास्टर है, आजकल सख्त बीमार है। बीमार ना भी होता तो तुम्हारे पास ना आता, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में मेरी मौजूदगी का इल्म उसे हो गया है। इसका मतलब है आप उसे आसानी से ख़त्म कर सकती हैं। हाँ, कुछ अहम मालूमात हासिल करने के बाद शाम को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके दिमाग में जाने से मालूम हुआ कि उसका एक आमिल है जिसने तुम्हारे दिमाग में ये बात नक्श करा दी है कि एक पुरस्रार आवाज़ हर हफ्ते तुम्हारे ख्वाबीदा दिमाग पर तनवीमी अमल करेगी। किसी वजह से ये अमल ना हो सका तो तुम पिछले अमल के असर से निकल आओगे और वह हफ्ते का दिन गुजर चुका है। आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं खुद को हल्का फुल्का और आज़ाद महसूस कर रहा हूँ। इसका मतलब है तुम एक्शन के लिए तैयार हो? जी हाँ पापा। यह सलमान राजी नामाकुल शख्स है, इसने पारस को भी कैदी बना लिया है। मैंने कहा, लोग अपने मतलब और मकासद के लिए खुदगर्ज बन जाते हैं। वे इक़्तिदार के नशे में है। उसे जजीरे में किसी की बर्तरी बर्दाश्त नहीं। तुम दोनों दलेर हो, हैरत अंगेज सलाहियतों के मालिक हो। वैसे ही दामाद चाहता है, लेकिन दामादों को खुद से कमतर बनाकर रखना चाहता है। उसका यह ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। एक मुलाजिम मुख्तलिफ खानों से भरी हुई बड़ी सी ट्रे लाया और उसे एक मेज़ पर रखकर चला गया। पारस ने करीब आकर अली तैमूर से सरगोशी में कहा, मैं हर खाना चखने के बाद तुम्हें दूंगा। खाने के बाद चाय या कॉफ़ी न पीना। अगरचे राजी तनवीमी अमल करने के काबिल नहीं है, लेकिन खानम हम दोनों भाइयों को अभी से एसाबी कमज़ोरी में मुब्तला रखना चाहेगी। मैंने कहा, सोच समझ कर खाओ, मैं अभी आता हूँ। मैं किमी के पास आया। उसके दिमाग ने पराई सोच की लहरों को महसूस किया, लेकिन वो कोड वर्ड्स सुनकर खुशी से बोली, फरहाद साहब, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आपको अपने दिमाग में पा रही हूँ। सबसे पहले यकीन दिलाना चाहूँगी कि आप बाप बेटों के लिए जान भी दे सकती हूँ। आप मेरे चोर ख्यालात पढ़ लें, मैं थोड़ी देर खामोश रहूँगी। इसकी ज़रूरत नहीं, मेरा बेटा तुम्हारी कदर करता है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तुम्हें शायद नहीं मालूम, मैं इजाज़त हासिल किए बगैर किसी औरत के दिमाग में नहीं जाता और ना ही उसके चोर ख्यालात पढ़ता हूँ। हाँ, अगर वह दुश्मनों से ताल्लुक़ रखती हो तो मैं उसके दिमाग की तह तक पहुँच जाता हूँ। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं पारस के किसी काम आऊँ। तुम्हारी ये ख्वाहिश अभी पूरी होगी। तुम कुछ खा पी लो, फिर पता नहीं कब खाना नसीब हो। वो अपनी जगह से उठ गई। स्टेज से कुछ फासले पर तरह तरह के खानों का इंतज़ाम किया गया था। जिसका दिल चाहता था वो वहां जाकर अपनी पसंद की चीज़ें खाता था और अपनी पसंद की शराब पीता था। कैदियों को भी खाने पीने की इजाज़त थी। हर तरफ मुसल्लह अफराद थे। इस बात का अंदेशा नहीं था कि कैदी फरार हो जाएंगे। एक तो उनके हाथों में हथकड़ियाँ होती थीं, दूसरे जजीरे से बाहर जाने का कोई जरिया नहीं था। किमी वहां जाकर खाने पीने लगी। मैंने पूछा, तुम्हें हथकड़ी किसने पहनाई थी? वो बोली, यहाँ हर 10 कैदियों पर एक सिक्योरिटी अफसर है। मुझे जिस अफसर ने हथकड़ी पहनाई वो अभी काउंटर के पास खड़ा विस्की पी रहा है और स्टेज पर होने वाला तमाशा देख रहा है। तुम उसके पास जाकर बातें करो। वो अपनी प्लेट उठाकर एक बोटी चबाती हुई सिक्योरिटी अफसर के पास आई, फिर बोली, हेलो ऑफिसर, मुझे यूं लगता है तुम मेरी हथकड़ी खोलने वाले हो। वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम राजी हो जाओ, मैं तुम्हारे हाथ खोल दूंगा। वो जवाबन मुस्कुरा कर बोली, समझो राजी हो गई। बोलो कहाँ चलूँ? मैं अपने कैबिन में ले जाऊंगा, लेकिन 2 मुसल्लह गार्ड्स बाहर मौजूद रहेंगे। मैं अपने हथियार गार्ड्स को दे दूंगा ताकि तुम मुझसे हथियार छीन कर यहाँ से फरार होने की हमाकत ना करो। वो हंसते हुए बोली, मुझ पर मरते भी हो, मुझसे डरते भी हो। क्या करूं, ये दिल तुम्हारी जैसी ज़बरदस्त औरतों के लिए ही मचलता है। मुझे नाजुक औरतें पसंद नहीं आती। तो फिर चलो और मुझे जी भर के पसंद करो। उस अफसर ने 2 मुसल्लम आतियतों को साथ लिया, फिर किमी के साथ जीप में बैठकर जाने लगा। मैंने कहा, किमी, मैं 2-4 मिनट के लिए जा रहा हूँ, इसे उल्लू बनाती रहो, मैं अभी आ जाऊँगा। मैं सलमान राजी के दिमाग में आया। वो गहरी नींद में था। दिमाग पर अभी तक नशा हावी था। उसकी कोई सोच एक जगह कायम नहीं रहती थी और ना ही मैं उसके मदहोश जहन को काबू में रखकर उस पर तनवीमी अमल कर सकता था। अगर ऐसा हो सकता तो चश्मे ज़दन में बाजी पलट जाती। मेरे बेटों को तनवीमी अमल से अपना ताबेदार बनाने वाला खुद हमारा गुलाम बन जाता। फिर भी मैंने सोचा, इसके दिमाग में आता जाता रहूँगा, जब भी इसकी मदहोशी ख़त्म होगी मैं इस पर अमल करूँगा। मैं फिर किमी के पास आ गया। वो अफसर के साथ बैठी दूसरे कैंप में पहुंच रही थी। उसने पूछा, फरहाद साहब, हम पारस को अगवा करके सुपर मास्टर के पास ले जा रहे थे, मगर हमें अगवा करके यहाँ पहुंचा दिया गया। मैं हैरान हूँ कि सुपर मास्टर हमारी खबर क्यों नहीं ले रहा।
सुपरमास्टर बीमार है और उसका दिमाग मेरी मुट्ठी में है। उसके अलावा कोई टेलीपैथी जानने वाला दुश्मन जिंदा नहीं। ट्रांसफॉर्मर मशीन के जरिए 2 नए टेलीपैथी जानने वाले पैदा किए गए हैं। मेरी कोशिश है कि ये 2 नए आखिरी साबित हों और मशीन का तिलिस्म हमेशा के लिए टूट जाए। वह जीप एक कैबिन के सामने आकर रुक गई। सिक्योरिटी अफसर ने गाड़ी से उतरकर अपने तमाम हथियार मुसल्लम आतियतों को देते हुए कहा, यहाँ मुस्तादी से पहरा देते रहो। अगर किमी तनहा कैबिन से निकलकर जाना चाहे तो इसे दोबारा हथकड़ी पहना देना। अगर ये काबू में ना आए तो उसे गोली मारकर जख्मी कर देना। एक मातियत ने कहा, जनाब हम मोहतात और मुस्ताद रहेंगे। अफसर ने किमी के हाथ खोलकर हथकड़ी मातियत को दी, फिर उसकी कमर में हाथ डालकर कैबिन में ले आया। उसने एक मातियत की आवाज़ सुनी थी। उसने अपनी राइफल सीधी करते हुए मुसल्ला साथी से कहा, मुझे अफसोस है, तुम्हारी जिंदगी की सांसें खत्म हो रही हैं। ट्राइगर दबने तक अपनी सांसों को गिन सकते हो तो गिन लो। वो घबरा कर बोला, ये क्या कर रहे हो? ये उसकी जिंदगी के आखिरी अल्फाज थे। ट्राइगर पर उंगली का दबाव बढ़ रहा था। गोली चल गई। कैबिन के अंदर अफसर ने चौंक कर दरवाजे की जानिब देखा, फिर पूछा, किसने फायर किया है? उसके मुसल्ला मातियत ने अंदर आते हुए कहा, तुम्हारे बाप ने गोली चलाई है। उसने किमी के सामने स्टेन गन, राइफल और रिवॉल्वर फेंकते हुए कहा, ये तमाम हथियार ले सकती हो, लेकिन इस अफसर से निमटने से पहले मुझे गोली मार दो, वरना मैं किसी वक्त भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूं। अफसर ने गुराकर मातियत को देखा, फिर आगे झुककर हथियार उठाना चाहा। किमी ने उसके मुंह पर एक ठोकर मारी। वह दूसरी तरफ उलट गया। मैंने कहा, अभी से हलाक न करना, अलबत्ता इसकी मातियत को खत्म कर दो। उसने रिवॉल्वर उठाकर मातियत को गोली मार दी। कैबिन के बाहर दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने अफसर की जुबान से कहा, किम्मी अब मैं इसके दिमाग में हूं, इसे रिवॉल्वर दे दो। किम्मी ने मेरी हदायत पर अमल किया। अफसर ने मुर्दा मातियत की जेब से हथकड़ी और चाबी निकाली। किम्मी को दोबारा हथकड़ी पहनाई। बाहर से मुसल्ला अफराद पूछ रहे थे, कैबिन के अंदर कौन है? हमारे आदमियों को किसने गोली मारी है? अफसर किम्मी को रिवॉल्वर की जद पर बाहर लाकर बोला, मैं इसके साथ अय्याशी करने आया था। इसने मौका पाकर हमारे 2 आदमी मार दिए। मैं इसे मास्टर राजी के पास ले जा रहा हूं। तुम इस एक आदमी पीछे जीप में आकर बैठ जाए। वो किमी के साथ अगली सीटों पर बैठ गई। एक मुसल्ला जवान पीछे आ गया। जीप स्टार्ट होकर आगे बढ़ गई। अफसर उसे तेजी से ड्राइव करता हुआ कैंप के अहाते से बाहर आया। फिर काफी फासला तय करने के बाद जीप रोक गई। किमी की हथकड़ी खोलकर बोला, मैं अपनी मातियत को निहत्था करके जीप से बाहर जा रहा हूं। तुम हमसे जिस तरह निमटना चाहती हो निमट सकती हो। उसने अपने एक मातियत को रिवॉल्वर की जद पर रखकर निहत्था किया। उसके हथियार जीप की अगली सीट पर फेंककर बोला, गाड़ी से उतर जाओ। वह हैरानी से बोला, सर ये आप क्या कर रहे हैं? उसने गिरबान पकड़कर उसे बाहर खींच लिया। किम्मी ने रिवॉल्वर निकालकर कहा, तुम अफसर हो, मुझे पारस को आज़ाद कराने के लिए तुम्हारी ज़रूरत होगी। तुम वापस आओ और स्टीयरिंग सीट संभालो। उसने मातियत को गोली मार दी। अफसर ने वापस आकर दोबारा जीप स्टार्ट की। फिर वह कॉटेज की तरफ जाने लगी। मैंने दोनों बेटों से कहा, तैयार रहो, किम्मी आ रही है। अली तैमूर ने पूछा, अगर हम राजी के खिलाफ महाजराई ना करें, आप उसके दिमाग को अपने काबू में रखें तो क्या ये मुनासिब ना होगा? बेटे वो बुरी तरह मदहोश है। मैं उसके होश में आने का इंतजार नहीं करूंगा। सुपर मास्टर की तरफ से जवाबी कार्रवाई किसी वक्त भी हो सकती है। आपने थोड़ी देर पहले कहा था उसका दिमाग आपके काबू में है। हाँ, मैंने उस सुपर मास्टर के मुतालिक कहा था जो टेलीपैथी जानता और अभी बीमार है। किसी सुपर मास्टर का इंतखाब करने वाले नादान नहीं हो सकते। उसके बीमार पड़ते ही समझ गए होंगे कि हम ख्याल ख्वानी करने वाले उसके दिमाग में पहुंच सकते हैं। लिहाजा उसकी जगह फौरन कोई दूसरा सुपर मास्टर लाया गया होगा। उसकी पहली कोशिश यही होगी कि मेरे दोनों बेटों को फौरन यहां से अगवा किया जाए और सलमान राजी को नाफरमानी की सजा दी जाए। मैं नहीं चाहता ऐसी जवाबी कार्रवाई के दौरान तुम दोनों एक जगह कैद रहो और अपनी सलामती के लिए जद्दोजहद ना कर सको। तुम भाइयों को जल्द अज जल्द यहां से निकलना चाहिए। मेरी बात खत्म होती बाहर फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। मैं ये समझा किम्मी आ गई है। मैं मदद के लिए उसके पास पहुंचा तो पता चला अभी वो रास्ते ही में है। मैं वापस बेटों के पास आया। उस वक्त तक कॉटेज का दरवाज़ा टूट चुका था। कई मुसल्ला जवान दंदनाते हुए अंदर आए। एक ने कहा, अली तैमूर हम तुम्हारी रिहाई के लिए आए हैं, यहां से निकलो। दूसरे ने कहा, लेकिन हम यहाँ पारस की तवक्को नहीं कर रहे थे, ये फिर हमारे रास्ते की रुकावट बनेगा। अली तैमूर ने पारस के सामने ढाल बनकर कहा, गोली ना चलाना, इसे अकल आ गई है। यह अब सलमान राजी का हमायती नहीं बल्कि कैदी है, इसलिए इसे मेरे साथ यहाँ कैद किया गया है। आने वाले ने कहा, अगर तुम्हारा भाई हमारे साथ शराफत से चलने को तैयार है तो फौरन चलो, लेकिन ये हमारे खिलाफ कोई हरकत करेगा तो हम फौरन गोली मार देंगे। फायरिंग की आवाज़ें बंगले और स्टेज तक गई थीं। सब चौंक गए थे। खतरा महसूस करते हुए मोहतात अंदाज में कॉटेज को दूर से घेरने आ रहे थे। यूं मुहासरा करने से पहले ही पारस और अली तैमूर वहां से निकल गए। वो मुसल्ला अफराद के दरमियान दौड़ते हुए वहां से दूर जाने लगे। मैंने एक के दिमाग में जाकर मालूम कर लिया कि मेरे बेटों को रिहाई दिलाने वाले वो ईसाई और यहूदी हैं जिन पर सलमान राजी कभी भरोसा नहीं करता था और अच्छी तरह जानता था कि सुपर मास्टर से कभी महाजराई होगी तो ये लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे और सुपर मास्टर का साथ देंगे। सलमान राजी का ख्याल दुरुस्त था। उन्हें खुफिया पैगाम वसूल हुआ था कि आधी रात तक जजीरे पर तैयारी परवास करते हुए बमबारी करेंगे। वो इससे पहले दोनों पारस को जजीरे के शुमाली साहिल की तरफ ले जाएंगे। वहां किसी वक्त हेलीकॉप्टर आएगा जिसमें वो मेरे दोनों बेटों को बाहिफाजत वहां से निकाल कर ला सकती हैं।
मैंने दोनों बेटों को उनके बारे में बताया, फिर किमी के पास पहुंचा। मुझे देर हो गई। वह कॉटेज के करीब आकर उलझन में पड़ गई थी। एक तो मैं जीप ड्राइव करने वाले अफसर के दिमाग से निकला हुआ था, वह सिर्फ किमी के हथियारों से सहमा हुआ था। दूसरे कॉटेज के हालात बदल गए थे। दोनों पारस वहां से जा चुके थे। उसने अफसर को एक जगह जीप रोकने पर मजबूर किया। उसके साथ लगकर बैठ गई थी ताकि अफसर की पसली से लगा हुआ रिवॉल्वर किसी को नजर न आए। उसे मेरा इंतजार था। वह कॉटेज के हालात मालूम करना चाहती थी।